हे गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी से कई एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि वन ऑफ द मेरी फेवरेट एनिमे है, क्योंकि ये मेरी जिंदगी की पहली से कई एनिमे जो कि मैंने देखी थी। तो आज की वीडियो के अंदर मैं इसी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस एनिमे के अंदर हम लोग को हमारी मेन कैरेक्टर हारुतो को दिखाया जाएगा, जिसने बचपन में अपनी बचपन वाली दोस्त से ये प्रॉमिस किया था कि जब वो बड़ा होगा और वापस आएगा तो वो उससे शादी करेगा। इसके बाद हारुतो को घर शिफ्ट करना पड़ता है, जिसके बाद अब काफी साल बीत जाते हैं, जहाँ पर हारुतो वापस से उसी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलने की कोशिश कर रहा होता है। पर उससे पहले उसके साथ एक दुर्घटना घट जाती है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। पर वो देखता है कि वो तो एक दूसरी दुनिया में ही पहुंच चुका है, जहाँ पर वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है। आगे चल के हारुतो अब काफी ज्यादा ही एडवेंचर करने वाला है। चलो जानते हैं इस एनिमे को थोड़ा और डिटेल में। पर उससे पहले अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो। कहानी की शुरुआत में हम लोग को हमारे मेन कैरेक्टर हारुतो को दिखाया जाता है, जो कि घर शिफ्ट करके जा रहा होता है। तभी उसकी चाइल्डहुड दोस्त उसके पास आती है, जो कि उसे कहती है कि तुम्हें क्यों जाना पड़ रहा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से जाओ। जिस पर हारुतो अब उसे कहने लगता है, मीचन रो मत, हम लोग एक दूसरे को जरूर देखेंगे, क्योंकि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, तब हम लोग शादी करेंगे, जिससे कि हम लोग एक साथ रह पाएंगे। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तुम मुझसे शादी तो करना चाहती हो ना? जिस पर मीचन भी खुश हो जाती है और कहती है, हाँ तुमसे मैं शादी करना चाहूंगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ साल बीत जाते हैं, जहाँ पर हम लोग को हारुतो को दिखाया जाता है, जो कि बस में बैठकर कहीं जा रहा होता है। तभी रियो बस के अंदर एक छोटी लड़की को भी देखते हैं, जो कि उसे ही देख रही थी। तभी अब अचानक से वो बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से वो जाकर सीधा फाटक को तोड़ देती है। और अब वहाँ से काफी तेज ट्रेन आ रही होती है, जो कि उन लोगों की बस को पूरी तरह से कुचल देती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग वहीं मर जाते हैं। पर कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती है। हम लोग अब देखते हैं कि हारुतो अब जैसे उठता है, वो तो एक छोटे बच्चे की बॉडी में आ चुका है। वो खुद अब उस जगह को देखकर काफी कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि वो ये कहाँ आ गया। उसे अब अपने पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरीज भी याद आने लगती है, जहाँ पर वो एक बूढ़े अंकल के साथ केंडो की प्रैक्टिस करता था, जो याद करके वो कहने लगता है कि मैं तो हारुतो हूँ। उसे मीचन भी याद आती है, और अब उसे याद आता है कि मीचन के साथ तो एक लड़का भी घूम रहा था, जो देखकर हारुतो का काफी ज्यादा कट गया था। और अब वो इन सब को याद करके कह रहा होता है कि आखिर ये सारी मेमोरीज क्या हैं। अब याद करते हैं कि वो तो एक बस में था। तभी वो कहने लगता है कि आखिर एक बस क्या होती है, लगता है फीवर की वजह से मैं पागल हो गया हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफी सारे लोग आ जाते हैं, जो कि अब उसे कहने लगते हैं, रियो तुम जाग गए हो क्या? तुम्हें इतना ज्यादा बुखार था, हमें लगा कि तुम मर गए होगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक बोरी को कोने में रख देते हैं, जिसके अंदर कुछ होता है, और अब वो सभी लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं। वह पर रियो भी भूखा होता है। उसे देखकर अब वो लोग उसे कहने लगते हैं कि तुम्हारे में से काफी बदबू आ रही है, तुम यहाँ से चले जाओ और ना कर आओ। ये सुनकर रियो को भी अब बाहर जाना पड़ता है। बाहर आने के बाद अब रियो को एक पौधा मिलता है, जहाँ पर उसके ऊपर फ्रूट्स लगे होते हैं। वो उसे ही खाने लगता है, और वो कहने लगता है कि हारुतो, जो कि जापान में रहता था, वो 20 साल का एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, पर लगता है कि एक एक्सीडेंट की वजह से वो मर गया। ये याद करके रियो कह रहा होता है कि आखिर वो सब क्या था, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो अब कहने लगता है कि मुझे सिर्फ इतना याद रखना है कि मैं रियो हूँ, जो कि गंदे स्लम्स में रहता है, जिससे कि मैं अपनी मम्मी का बदला ले सकूं। हम लोग को इसके बाद अब रियो का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने अपनी मॉम से पूछा था कि आपके और मेरे बाल काले क्यों हैं। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे फादर और मैं काफी दूर जगह से आए हैं। जो कोई भी दूर रहता है, जैसे तुम्हारे फादर, तुम्हारे ग्रैंडफादर, तुम्हारे ग्रैंड मदर, उन सभी के बाल काले हैं। जो सुनकर रियो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो एक दिन मैं ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा से मिलना चाहूंगा। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊंगी। उस जगह को यागुमो कहते हैं। उसकी मॉम अब उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे वहाँ पर लेकर जाएगी। पर तभी हम लोग देखते हैं कि एक बंदा उसकी मॉम को मार देता है। वो सब कुछ याद करके रियो अब कह रहा होता है कि मैं अपनी मम्मी का बदला लेकर रहूंगा। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, जो कि कहने लगते हैं कि इस बंदे में से तो काफी बदबू आ रही है। एक लड़की अब उसे पूछने लगती है कि क्या तुमने एक लड़की को देखा है जिसके बाल हल्के से पर्पल कलर के हैं, वो तुम्हारी उम्र की है और झूठ बोलने की कोशिश मत करना। तो रियो कहता है कि मुझे नहीं पता। ये सुनने के बाद अब एक लड़की अपने साथियों से कहती है कि हम लोग को इसे रूड तरीके से नहीं पूछना चाहिए, इससे हम लोग अच्छे से पूछते हैं। उस लड़की का नाम अब सीलिया होता है, जो कि रियो से पूछने लगती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो रियो बताता है कि उसका नाम रियो है। जो सुनकर सीलिया कहती है कि तो काफी अनयूजुअल नेम है। तो रियो कहता है कि ऐसे इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स इमिग्रेंट्स थे, इसलिए मेरे बाल भी काले हैं। जो सुनकर सीलिया उससे कहती है कि क्या तुमने एक लड़की को देखा है जिसके बाल हल्के से पर्पल कलर के हैं। तो रियो कहता है नहीं। ये सुनकर सीलिया अब थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो जाती है और कहती है कि हम लोग को उसे यहीं पर ही ढूंढना होगा। जिस पर रियो कहते हैं कि मुझे लगता है इतने अच्छे कपड़े पहनकर तुम्हें यहाँ पे घूमना चाहिए। जिस पर सीलिया कहती है कि आखिर तो फिर लड़कियां नॉर्मली स्लम्स में क्या पहनती है। तो रियो कहता है कि जो कॉमन लोग पहनते हैं, थोड़े बहुत फटे हुए भी। जो सुनकर सीलिया के साथ ही कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग हमारे कपड़े चेंज करके वापिस आते हैं और अपने मैजिक से विसिनिटी में मैजिक रिस्पॉन्स चेक करो। तो सीलिया भी अब अपने सर्च मैजिक को यूज करने लगती है। ये देखकर रियो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार मैजिक देखा है। सीलिया की पावर की वजह से अब लियो के अंदर भी थोड़े से मैजिक ग्लो करने लगता है। जो देखकर सीलिया हैरान हो जाती है और वो अपने साथी से बताती है कि शायद से रियो के अंदर काफी
लार्ज क्वांटिटी है मैजिक पावर की जो कि ओवरफ्लो कर रही है। इसका मतलब उसके पास मैजिक को यूज करने की पोटेंशियल है। तो उनका वही लड़की कहती है कि एक ऑर्फन में रहने वाले के पास ऐसी ताकत, ये तो काफी अजीब है। वैसे तुम्हें क्या कोई और रिएक्शन मिले हैं? सीलिया कहती है नहीं, मुझे बस तुम्हारे और इस लड़के के ही रिएक्शन मिले हैं। वो लड़की वहाँ हो सकती है इसलिए हमें वहाँ चलना चाहिए। वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं पर तभी सीलिया रियो के पास आती है और कहती है इन्फॉर्मेशन देने के लिए शुक्रिया, बदले में ये पैसे रखो। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पर इतने सारे कॉइन्स को देखकर रियो काफी हैरान हो जाता है और अब उन्हें छुपाता हुआ वापिस घर पर ले आता है। और जैसे वो वहाँ पर आता है तभी अब अचानक से कोई उसके ऊपर हमला कर देता है, पर वो हमला उसे नहीं बल्कि उसी की पैसों वाली पोटली पर लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। रियो अब दूर गिर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उस बंदे ने वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को मार दिया है और अब वो बंदा रियो को मारने के लिए भी आ रहा है। रियो काफी घबरा जाता है। तभी उससे एक लड़की दिखाई देती है जो कि अब उसे कहने लगती है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, अभी मैं तुम्हें ओडी के बारे में बताऊंगी और यूज करना सिखाऊंगी तुम्हें तुम्हारी मैजिक पावर को। वो अब रियो से कहने लगती है कि अपने सेंसेस को और ज्यादा शार्प करो। वो अब उसे कहती है कि लाइट तुम्हारी बॉडी से आ रही है ना, इसी लाइट का यूज करके अपनी फिजिकल एबिलिटीज को और ज्यादा इंक्रीज करो। तो रियो भी अब ऐसे ही करता है और अब उस गुंडे के अटैक से बचकर उसे काफी जोर से मारता है। ये देखकर वो गुंडा भी थोड़ा डर जाता है और अब अपनी फिजिकल एबिलिटी को एनचेंट कर लेता है, पर फिर भी रियो अब उसके सारे अटैक्स को काफी इजीली से डॉज कर रहा होता है और अब उसे हराने भी लगता है। रियो अब उसे पकड़कर काफी जोर से जमीन पर मार देता है और देखता है कि वो बंदा तो अब बेहोश हो जाता है, इसलिए वो अब उसे मारने से रुक जाता है। तभी अब अचानक से सामने रखी बोरी में से उसे एक आवाज आने लगती है। वो उस बोरी को खोलता है और अब उसे पता चलता है कि उसके अंदर तो एक लड़की होती है। वो लड़की अब उसे कहने लगती है कि प्लीज मुझे बचा लो, क्या तुम प्लीज मुझे कैसे में लेकर जा सकते हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं अपने फादर को बोलकर तुम्हें रिवॉर्ड दिलवाऊंगी। ऐसा बोलने के बाद वो लड़की सामने मरे हुए लोगों को देखती है और अब वो उसे देखकर काफी डर कर बेहोश हो जाती है। वहीं रियो अब सोचता है कि मेरे ख्याल से ये वही लड़की है जिसको सीलिया और उसके साथी ढूंढ रहे हैं। अगले सीन में हम लोग रियो को देखते हैं जो कि अब उस लड़की को लेकर बाहर ले आता है, जहाँ पर वही लोग अब रियो को देख लेते हैं। उनमें से एक लड़की आकर रियो को एक चाटा मारती है और कहती है कि तुमने हमसे झूठ बोला। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी साथी को उठा लेती है। उन लोग को अब लगने लगता है कि रियो ने ही उस लड़की को किडनैप किया था। रियो उन लोगों को समझाने की भी काफी कोशिश करता है पर वो लोग समझ ही नहीं रहे होते हैं। उस लड़की की बहन तो अब गुस्से में आकर रियो के कोलर को ही पकड़ लेती है, जो सुनकर रियो अब उसे कहता है कि मैंने कहा ना कि मैंने उसे किडनैप नहीं किया था। ऐसा बोलने के बाद वो उस लड़की के हाथों को काफी जोर से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसे दर्द भी होने लगता है। ये देखकर वो वाली लड़की अब अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है और रियो से कहती है कि इसे छोड़ दो। तो रियो भी अब उसे छोड़ देता है, जिसके बाद वही लड़की कहने लगती है कि ये लड़का काफी बड़ा गिल्टी है, इसे पकड़ लो। रियो अब मना कर रहा होता है। जो सिंह का वो लड़की कहती है कि मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, ये एक ऑर्डर है, तुम्हें हमारे साथ कैसल में चलना होगा। जिस पर रियो अब कहता है कि मैंने इस लड़की को रेस्क्यू किया है, अगर तुम्हें अभी भी शक है तो ये लड़की जब जागेगी तो उसे पूछ लेना। पर वो लोग अब भी उसकी बात पर बिलीव नहीं कर रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। अगले सीन में हम लोग को अब बाकी सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि अब आकर उसी गुंडे को पकड़ लेते हैं जो कि रियो के ऊपर हमला कर रहा था। इस चीज को अब एक और बंदा देख रहा होता है और कह रहा होता है कि लगता है मेरे पास तो कोई भी चॉइस नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो एक क्रिस्टल को तोड़ देता है और हम लोग अब देखते हैं कि वो वाला गुंडा भी मर जाता है, जिसके बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वापस से रियो को दिखाया जाता है जिसे अब बांध रखा है। रियो उन लोगों से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे लगा था कि तुम लोग बातें करोगे सिर्फ। जिस पर वो बंदा कहने लगता है कि मैं रॉयल गार्ड का वाइस कैप्टन चार्लेस हूँ, तुमने सेकंड प्रिंसेस को किडनैप किया था, तुम्हें अब सारी बातें बतानी पड़ेगी। ये बात एक्सेप्ट कर लो कि तुमने उसे किडनैप किया था। तो रियो कहने लगता है कि लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा था। जो सुनकर कार्लेस अब उसके ऊपर हमला कर देता है। रियो अब उसे काफी समझाने की कोशिश करता है कि मैंने उसे किडनैप नहीं किया था, पर वो बंदा मान ही नहीं रहा होता है। अगले सीन में हम लोग उस लड़की को देखते हैं, यानी कि फ्लोरा को, जिसे अब होश आ जाता है। वो भी उठकर अब कहने लगती है कि आखिर हुआ क्या था। तो वो लड़की अब उसे बताने लगती है कि हम लोग उस लड़के से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जिस पर फ्लोरा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो उसे यहाँ पर समन करो। जिस पर वो लड़की कह रही होती है कि ऐसा करना डिफिकल्ट होगा क्योंकि वो लड़का एक अनाथ है, ऐसा करने के लिए हमें किंग से परमिशन लेनी होगी। जो सिंह फ्लोरा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो सारी अरेंजमेंट अभी के अभी पूरी करो, मैं नहीं चाहती हूँ कि उस लड़के को कोई भी परेशानी हो। जो सिंह वो लड़की कहती है ठीक है। वहीं सीरिया भी कहती है कि मैं भी चलती हूँ और अब वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम लोग कार्लोस को देखते हैं जो कि अब काफी थक जाता है क्योंकि उसने रियो को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मार दिया है। वो अब भी रियो से कह रहा होता है कि सच्चाई उगल दो, जिस पर रियो अभी भी उसे बता रहा होता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। जो सुनकर कार्लोस उसे और भी ज्यादा मारने लगता है। वहीं पर अब उसके साथ ही उसे रोकते हैं और कहते हैं कि अगर इसे और मारोगे तो ये मर जाएगा, पर वो अभी भी नहीं मान रहा होता है और अब कहता है कि अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा पाएंगे तो हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लड़की और सीलिया आ जाते हैं। वो लोग भी रियो की हालत देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। जिस पर कार्लोस कहता है कि मुझे ये सब करने की परमिशन मिली है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। जिस पर वो लड़की उसे कहने लगती है कि लेकिन इन्वेस्टिगेशन तुम्हें ऐसी नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें प्यार से करना चाहिए था। वहीं सीलिया कहती है कि सब बातों को छोड़ो, इसे जल्दी से उतारो। जिस पर कार्लोस कहता है नहीं, अभी भी लगता है कि फ्लोरा को किडनैप करने में इसका जरूर हाथ था। तो वो लड़की अब उसे बताती है कि फ्लोरा ने खुद कहा है कि इस लड़के ने उसकी जान बचाई है। जो सुनकर कार्लोस भी हैरान हो जाता है और अब उसे रियो को नीचे उतारना पड़ता है। ये देखकर सीलिया रियो को पकड़ने
करने की कोशिश कर रही होती है तो रियो उससे गुस्से में कहता है कि मुझे टच मत करो। रियो अब नीचे गिर जाता है, जो देखकर सीलिया हीलिंग मैजिक का यूज करके उसे हील करने लगती है। वहीं पर अब हम लोग कार्लेस और उसके साथियों को देखते हैं जो कि वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में अब रियो को दिखाया जाता है जो कि आराम कर रहा था। उसे जैसे ही होश आता है उसके सामने सीलिया होती है। वो उसे कहती है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना। रियो भी अब थोड़ा सा घबरा कर उठ जाता है और पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो सीलिया बताती है कि तुम रॉयल पैलेस में हो। वहीं रियो अब ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी जितनी भी चोट थी वो अब ठीक हो चुकी है। तो सीलिया उसे कहने लगती है माफ करना, हमारी वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा परेशानी हुई, मैंने तुम्हें हील कर दिया था क्योंकि बेल्ट्रम रॉयल एकेडमी में मैं मैजिक सीख रही हूँ। ये बात सुनकर रियो को अब याद आता है कि हाँ, सीलिया ने उसके सामने पहले भी मैजिक यूज किया हुआ है। वो अब उसका शुक्रिया करता है, जिस पर सीलिया कहती है कि शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, हमारी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हुई। जिस पर रियो कहता है कि तुम्हारी वजह से ही थोड़ी हुई है, वैसे मेरे साथ अभी क्या होने वाला है। तो सीलिया उसे बताती है कि तुम्हें किंग से मिलने के लिए जाना है, वो तुम्हारा शुक्रिया करना चाहते हैं। जो सुनकर रियो भी अब थोड़ा सा घबरा जाता है और वो कहता है कि लेकिन क्या किंग से मिलने से पहले तुम मुझे थोड़े से बेसिक मैनर सिखा सकती हो। तो सीलिया भी कहती है ठीक है। अगले सीन में अब हम लोग को रियो को दिखाया जाता है जो कि काफी अच्छे कपड़े पहनकर किंग से मिलने के लिए आ जाता है। हम लोग अब देखते हैं कि किंग काफी खुश होकर रियो को रॉयल एकेडमी प्राइमरी स्कूल को ज्वाइन करने देते हैं, वो भी एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट के तौर पर। अगले सीन में हम लोग सीलिया को देखते हैं जो कि रियो से कहती है कि हमें अभी तक तुम्हारे एकेडमिक कैपेबिलिटीज के बारे में नहीं पता है, पर क्या तुम्हें पढ़ना और लिखना आता है। जिस पर रियो कहता है नहीं। तो सीलिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी, स्कूल खत्म होने के बाद मेरे रिसर्च लैब में आ जाना, वो लाइब्रेरी टावर के बेसमेंट में है। तो रियो भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो लोग क्लास में जा रहे होते हैं जहाँ सीलिया रियो से कहती है कि यहाँ जितने बच्चे हैं वो सभी रॉयल हैं और टाइटल फैमिली से हैं, तो बुरा मत मानना अगर वो तुम्हें कुछ भी कहे तो। जिस पर रियो कहते हैं ठीक है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। जिसके बाद वो लोग क्लास में एंटर करते हैं जहाँ पर सीलिया सभी लोगों को रियो के बारे में बताती है कि रियो स्लम से आया है। जो सुनकर सही बच्चे अब काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि आखिर इतना लो रैंक का बच्चा इतने अच्छे रॉयल एकेडमी में क्या कर रहा है। वहीं सीलिया के कहने पर रियो अब अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो सभी को बताता है कि किंग ने मुझे यहाँ आने के लिए परमिशन दी है, मेरे अंदर काफी चीजों की कमी है पर मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारने आया हूँ। ये सुनकर कुछ बच्चे अब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि रियो तो बिल्कुल सर्वेंट की तरह बात कर रहा है। इसके बाद रियो अब अपनी सीट पर जाकर बैठता है जहाँ सीलिया अब लेसन को शुरू करती है। सीलिया सभी लोग को कुछ मैथ के क्वेश्चंस भी दे देती है और कहती है कि इन्हें सोल्व करो। सही बच्चे अब रियो का मजाक उड़ाने लगते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि रियो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और अब अगली सीन में हम लोग रियो को देखते हैं जो कि सीलिया की लैब के अंदर आता है और अब जैसे वो उसके अंदर आता है वो देखता है कि लैब तो काफी ज्यादा मैसी होती है, सारा सामान इधर से उधर फैला हुआ होता है। वहीं रियो अब कहने लगता है कि हाँ जितनी बुक है ये काफी ज्यादा मुश्किल लग रही है, प्रोफेसर आप इतनी यंग होने के बाद भी इन्हें कैसे पढ़ पा रही हो। जिस पर वो कहती है कि वो 12 साल की है और उसकी एज में उसे प्राइमरी स्कूल अटेंड करना चाहिए था, पर वो इतनी ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है कि उसने अपनी ग्रेजुएशन तक पूरी कर ली है, वो भी पहले ही। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रियो ने अपने मैथ के क्वेश्चंस को काफी इजीली सोल्व कर दिया है, जो देखकर सीलिया भी हैरान हो जाती है क्योंकि उसके सभी आंसर सही होते हैं। सीलिया उसे बताती है कि तुम्हारे क्लास के अंदर सिर्फ क्रिस्टीना ही है जो कि इन्हें सोल्व कर सकती है क्योंकि ये क्वेश्चन इतने ज्यादा हार्ड है। वहीं रियो सोच रहा होता है कि मैं सभी क्वेश्चंस को इसलिए सोल्व कर पाया क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका हूँ। सीलिया उसे पूछती है कि तुमने ये मैथ कहाँ से सीखी, जिस पर वो उसे बताता है कि मेरी मॉम से, जो कि अब मर चुकी है। वो यही बताता है कि मेरी मॉम काफी ज्यादा दयालु पर्सन थी। जिसके बाद वो लोग आराम से चाय पी रहे होते हैं जहाँ सीलिया उसे पूछती है कि आज तुम्हारी एकेडमी का पहला दिन कैसा रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बता दो। जिस पर रियो कहता है नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, पर क्या तुम मुझे कुछ चिल्ड्रन बुक्स रेकमेंड कर सकती हो, मैं लेटर सीखना चाहता हूँ। तो सीलिया भी मान जाती है और वो कहती है ठीक है मैं अपनी लाइब्रेरी से कुछ तुम्हारे लिए ले आऊंगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सही बच्चे अब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, पर तभी टीचर अब रियो से कहते हैं कि आओ आकर मुझ पर हमला करो, तुम्हें जैसे भी करना हो वैसे। तो रियो भी मान जाता है और अब वो बिल्कुल कैंडो की पोजीशन में खड़ा हो जाता है, जो देखकर सभी कहते हैं कि ये कौन सा स्टैंड हुआ। वहीं हमें पता चलता है कि रियो पहले एक कैंडो का स्टूडेंट रह चुका है। और प्रेजेंट में भी हमें दिखाया जाता है कि रियो उन्हें टेक्निक का यूज करके अपने टीचर के ऊपर हमला करता है। देखकर उसके टीचर भी इसकी तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी तलवारबाजी तो काफी कमाल की है। रियो अब सब कुछ याद करता है जिस तरीके से उसने अपनी ट्रेनिंग करी थी अपने टीचर से, वो उन्हें टेक्निक का यूज करके अपने टीचर को हरा रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि रियो का तो सही बच्चे मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि रियो का जो स्टैंड था वो काफी ज्यादा अजीब था, पर टीचर तो रियो की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें काफी अच्छे नाइट बनोगे। जिस पर रियो कहता है कि लेकिन मुझे नाइट को ज्वाइन करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर सही बच्चे काफी हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि क्लासेस खत्म होने के बाद भी रियो पढ़ाई कर रहा होता है क्योंकि उसके एग्जाम्स आने वाले हैं। वहीं सीलिया उसे कहती है कि तुम्हें इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, तुमने अभी तो एकेडमी ज्वाइन करी है। जिस पर रियो कहते हैं ठीक है पर मैं अपना बेस्ट दूंगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अब एग्जाम शुरू हो जाता है जहाँ पर वही जो बच्चे रियो को चिढ़ा रहे होते हैं उन्हें तो एग्जाम आ भी नहीं रहा होता है, पर रियो को तो आ रहा होता है। वो सभी आंसर्स को काफी तेजी से लिख रहा होता है और अब एग्जाम खत्म होने के बाद वो क्लास से बाहर आता है। बाहर का नजारा देखकर उसे ये याद आता है कि उसकी जो बचपन की दोस्त थी वो किसी और लड़के के साथ घूम रही थी, जो देखकर रियो को काफी शौक लग गया था। हम अब देखते हैं कि सही बच्चे रियो के बारे में ही बात करने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि रियो स्लम से आया है, ये तो वही बच्चा है। उन सही बातों को रियो इग्नोर करता है और अब वो रूम पर आ जाता है और अब वो मी चैन के बारे में ही याद करने लगता है। वो याद करता है कि मैंने उस लास्ट टाइम
हाई स्कूल में देखा था। वो अब कहने लगता है कि मैं पहले हारुतो था पर मैं हारुतो नहीं हूँ, मैं अभी रियो हूँ और मैं रियो के तौर पर ही जीऊंगा और काफी ताकतवर बनूंगा। अगले सीन में अब हम लोग को पता चलता है कि रियो ने तो क्रिस्टीना के साथ ही टॉप किया है, जो देखकर सही बच्चों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि आखिर रियो ऐसा कैसे कर सकता है। वहीं पर अब वही लड़का आकर रियो से कहते हैं कि तुमने कोई चीटिंग करी है ना, तुम टॉप कैसे आ सकते हो। तो रियो कहते हैं कि मैंने कोई भी चीटिंग नहीं करी है। इस बात पर वो बच्चा मान ही नहीं रहा होता है, जो देखकर प्रिंस जब उस बच्चे को चुप कराती है और कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि रियो ने चीटिंग करी है, जिस पर वो बच्चा अब कुछ भी बोल नहीं पाता है। तभी वहाँ सीलिया आती है और वो उन्हें बताती है कि रियो का रिजल्ट उसकी हार्डवर्क की वजह से आया है। जो सुनकर वो बच्चा कहता है कि लेकिन मैं इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं प्रिंसेस भी अब उसे कहने लगती है कि अगली बार हम तुमसे नहीं हारेंगे, ऐसा बोलकर वो भी चली जाती है। अगले सीन में रियो को दिखाया जाता है जो कि अब सीलिया के पास होता है, जहाँ सीलिया अब उससे कह रही होती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है क्योंकि अब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स तुम्हारी गलती निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो लोग तुमसे जल रहे हैं। जिस पर रियो कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे तो इन सब की आदत है और वैसे आप भी कह रही थी कि आप काफी ब्रिलियंट हो, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है जैसे मेरे साथ हो रहा है। जिस पर वो कहती हाँ, पर मैंने उन सभी लोगों को इग्नोर किया था क्योंकि मेरे पास दोस्त भी थे। जो सुनकर रियो कहते हैं कि तो फिर मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास आप जो हो। ये सुनकर सीलिया थोड़ी सी शर्मा जाती है और वो उसे कहती है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, क्या तुम मुझे दोस्त की तरह मानती हो। जिस पर रियो कहते हैं हाँ, क्या तुम ये नहीं चाहती हो। जिस पर वो भी अब थोड़ी सी शर्मा जाती है और वो कहती है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो सुनकर रियो उसे कहते हैं ठीक है, अगर मैं कभी भी मुसीबत में हूँ तो प्लीज मुझे अपने एक टीचर होने के तौर पर और एक दोस्त होने के तौर पर जरूर एडवाइस देना। तो वो भी कहती है ठीक है। साथ में वो लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं और अब वो लोग अपनी हाइट भी देखते हैं, जहाँ रियो की हाइट थोड़ी सी छोटी होती है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि कुछ समय और बीत जाता है, जहाँ टीचर सभी को बताते हैं कि नाइट्स के बीच में एग्जीबिशन टूर्नामेंट इसी साल होने वाला है और प्राइमरी स्कूल डिवीजन के रिप्रेजेंटेटिव इसी क्लास से सिलेक्ट हुए हैं। मैं जिसका नाम लूँ सामने आ जाना। टीचर अब रोडन और स्टीवर्ड को सामने बुलाते हैं और फिर रियो को भी, जो देखकर रोडन फिर से गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि रियो को क्यों चुना जा रहा है। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि रियो काफी ज्यादा लो रैंक का है और वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है और तो ये मैजिक भी यूज नहीं कर सकता है। जो सिंह टीचर कहते हैं चुप हो जाओ, ये ऑलरेडी डिसाइड हो गया है कि कौन चुना जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। ये सुनकर ऐसे बच्चे और भी ज्यादा जेलस हो रहे होते हैं। इसी में सीलिया अब रियो से कह रही होती है कि मैंने सुना कि तुम टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, अगर तुमने टूर्नामेंट में काफी अच्छा किया तो नाइट्स तुम्हें स्काउट कर लेंगे ग्रेजुएट होने से पहले ही। ऐसा बोलने के बाद वो बुक को रखने की कोशिश कर रही होती है पर उसकी हाइट थोड़ी सी कम पड़ रही होती है, पर क्योंकि अब रियो की हाइट थोड़ी सी बढ़ चुकी है, रियो उसकी मदद करता है बुक को रखने के लिए। जो देखकर सीलिया थोड़ी सी शर्मा रही होती है और अब उसे कहती है कि तुम तो बड़े हो गए हो, तुम्हें यहाँ पर आए हुए अब 5 साल पूरे हो चुके हैं। तो उसे कहते हैं हाँ, पर तुम तो अभी भी उतनी ही छोटी हो। जो सुनकर सीलिया थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है। वहीं रियो से यही बता रहा होता है कि मैं तो नाइट बनना ही नहीं चाहता हूँ। जिसके बाद वो लोग चाय पी रहे होते हैं। सीलिया उसे कहती है कि जब भी तुम चाय बनाते हो तो चाय की जो स्मेल है वो थोड़ी सी अलग होती है। वो उसे ये भी कहती है कि तुमने कहा कि तुम नाइट नहीं बनना चाहते हो, तो ग्रेजुएट होने के बाद तुम क्या करोगे। तो रियो कहता है कि मैं एक जर्नी पर जाऊंगा क्योंकि एक जगह है जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ। ये सुनकर सीलिया थोड़ी सी घबरा जाती है और वह कहती है क्या तुम कंट्री छोड़कर जाओगे। तो रियो कहता है हाँ, इस कंट्री में मेरे लिए रहना थोड़ा सा मुश्किल है। ये सुनकर सीलिया थोड़ी सी दुखी हो जाती है और वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर काम क्यों नहीं करते हो, मतलब मेरी लैब के अंदर, क्योंकि अगर तुम यहाँ नहीं होगे तो चीजें थोड़ी सी खराब हो सकती है क्योंकि तुम यहाँ की चीजों को हमेशा ऑर्गेनाइज करके रखते हो और तुम मेरे लिए काफी अच्छी चाय भी बनाते हो। जिस पर रियो कहता है हाँ, वो तो है, पर फिर भी वैसे भी आपकी काफी जल्द शादी होने वाली है, तुम मुझ जैसे कॉमनर का आपकी लैब में होना अच्छा नहीं रहेगा। तो सीलिया कहती है कि लेकिन अभी शादी करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ाकर ये तो नहीं कहना चाहते हो कि मैं अपनी शादी के चांस को गवा दूंगी, तुम अभी भी मुझे एक बच्चा मानते हो ना। जिस पर रियो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप एक चार्मिंग वुमेन हो। जो सुनकर सीलिया शर्मा जाती है और कहती है कि इस तरीके से मत चिढ़ाओ। वो अब उसे पूछती है कि वैसे तुम कहाँ जाना चाह रहे हो। जिस पर वो कहते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स के होमलैंड यागुमो रीजन जाना चाह रहा हूँ। तो सीलिया कहती है कि वो जगह तो जंगल के एज पर है। तो रियो कहते हैं हाँ। वही रियो अब याद करता है कि उसकी मॉम ने उससे प्रॉमिस किया था कि जब रियो बड़ा हो जाएगा तो उसकी मॉम उसे यागुमो लेकर जाएगी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अब सभी नाइट्स का जो टूर्नामेंट है वो शुरू हो जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि पहला प्लेयर है रियो। तभी रोडन उसके पास आता है और कहता है कि जरा अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देना, नहीं तो लोग मेरे बारे में भी बुरा सोचेंगे। तो रियो भी कहते हैं ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो अरीना में आ जाता है। वहीं सीलिया भी आ जाती है और अब वो रियो को चीयर अप कर रही होती है। सभी को पता चलता है कि रियो का अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि कार्लस ही है। ये वही बंदा है जिसने रियो को काफी ज्यादा पीटा था। कार्लस अब उसे कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरा अपोनेंट तुम होने वाले हो। वहीं रियो भी अब उसे कह रहा होता है कि मैं अब अपना बदला लेकर रहूंगा। जिसके बाद अब रियो अपनी तलवारबाजी को शुरू करने वाला होता है, जो देखकर अब कार्लस कहने लगता है कि इसके पास तो कोई शील्ड भी नहीं है, क्या ये मुझे नीचा दिखा रहा है। जिसके बाद अब उन लोगों की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर रियो उसके सारे अटैक से बच रहा होता है। वही कार्लस अब रियो पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मैंने 5 साल पनिशमेंट सही है, तुम्हारी वजह से मुझे डिमोट कर दिया गया था, मैं इसे सहन नहीं करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो रियो के ऊपर सीरियस हमले कर रहा होता है, जो देखकर सीलिया कहने लगती है कि आखिर ऐसे हमले कैसे कर सकता है, ये तो अलाउड ही नहीं है। हम लोग अब देखते हैं कार्लोस को
जो कि उसके ऊपर हमले करने लगता है, पर रियो भी कम नहीं होता है। वो भी उसके ऊपर हमला करके उसकी तलवार को उड़ा देता है और सीधा अपनी तलवार को उसकी गर्दन पर रख देता है और इस फाइट का विनर होता है रियो। वहीं कार्लेस अब रेफरी से कहता है कि मैंने अपने गार्ड डाउन कर दिए थे, मैं हारा नहीं हूँ, मैं इस बार अच्छे से लड़ूंगा। जो सुनकर रेफरी कहता है तुम पागल हो क्या, तुम हार चुके हो, इसका मतलब हार चुके हो, तुम एक नाइट हो, तुम्हें अपनी हार को एक्सेप्ट करना चाहिए और चले जाना चाहिए। तो अब कार्लेस भी अपनी हार मान लेता है। ये देखकर सीलिया काफी खुश हो जाती है। वहीं पर उसी रेफरी टीचर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है इस बच्चे का नाम रियो है ना, मैं इसके फ्यूचर को जरूर देखना चाहूंगा। अगले सीन में हमें कार्लेस को दिखाया जाता है जो कि रियो पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। हम लोग अब देखते हैं कि कार्लेस के साथ अब वही बंदा बैठा हुआ है। हमें पता चलता है कि वो प्रोक्सिया एम्पायर का एक ऑनरेबल एम्बेसडर है। कार्लेस अब उसे रियो के बारे में बताने लगता है कि गलती से ये लगा था लोगों को कि उसने फ्लोरा को किडनैप किया है। मैंने काफी कोशिश करी कि वो बोले, पर वो बोल ही नहीं रहा था। जोसन को बंदा कहता है कि तुम्हारी किस्मत में ही था कि तुम दोनों एक दूसरे के आमने सामने आओ। हमें दिखाया जाता है कि ये वही बंदा था जिसने क्रिस्टल को तोड़कर उस बंदे को मार दिया था। रियो के अंदर काफी इंटरेस्टेड लग रहा होता है। अगले सीन में हमें सीलिया को दिखाया जाता है जो कि रियो का वेट कर रही होती है, जिससे कि वो रियो की जीत को उसके साथ सेलिब्रेट कर सके। तभी वो देखती है कि रियो तो कहीं जा रहा होता है। वो उसका पीछा करती है और हम लोग को पता चलता है कि रियो को तो एक लड़की प्रपोज कर रही होती है। वो उसे कह रही होती है कि तुम्हारा मैच काफी कमाल का था। ऐसा बोलकर वो शर्मा कर वहां से चली जाती है। वहीं पर इसी प्रपोजल को देखकर सीलिया थोड़ी सी शर्मीली हो जाती है और वो जेलस भी फील करती है। अगले सीन में वो से बच्चों के ग्रेजुएशन के बाद के प्लान देख रही होती है। वो देखती है कि रियो ने तो कुछ भी नहीं लिखा है। उसे अब याद आता है कि रियो ने तो कहा था कि वो अपने पेरेंट के होमलैंड जाना चाहता है। जिसके बाद हम लोग को क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीलिया अब सभी लोगों को मैजिक पावर कंट्रोल करने के बारे में सिखा रही होती है। वो उन्हें लाइटनिंग मैजिक यूज करने के लिए कह रही होती है जिससे कि मैजिक पावर को वो लोग कंट्रोल कर सके। तभी रोडेंट अब सीलिया से कहता है कि इस क्लास में जितने भी लोग हैं वो लो लेवल के मैजिक को यूज कर सकते हैं, पर एक यूज नहीं कर सकता है। वो इनडायरेक्टली रियो की बात कर रहा होता है। सभी लोग अब रियो का मजाक उड़ाने लगते हैं, जो देखकर सीलिया अब रोडेंट और उसके साथी से कहती है कि क्या तुम लाइटनिंग यूज कर सकते हो, तो वो लोग भी अब लाइटनिंग का यूज करते हैं। वो देखकर सीलिया कहती है कि तुम लोगों ने इसे अभी भी मास्टर नहीं किया है। एक फॉर्मूले को यूज करना एक पर्सन की एफिनिटी पर डिपेंड होता है, मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। जिसके बाद वो क्लास का पर्दा बंद कर देती है और अब वो एक के साथ काफी सारी लाइटनिंग मैजिक यूज करने लगती है, जो देखकर सही बच्चे काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऐसा करना काफी मुश्किल होता है। वही रियो भी सोच रहा होता है कि सच्चाई है कि मैं बाकी सभी लोगों की तरह मैजिकल कन्वीनियंट फॉर्मूले यूज नहीं कर सकता हूँ, पर मैजिक फ्लो को कॉपी करके मैं थोड़ी सी मैजिकल टेक्निक को प्रोड्यूस कर सकता हूँ। अगले सीन में क्लास खत्म हो जाती है जहाँ पर सही बच्चे अब क्लास से बाहर जा रहे होते हैं। तभी एक लड़का रियो को रोकता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुम हाल फिलहाल में काफी सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, जिस पर रियो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। तभी सीलिया भी अब उस बच्चे से कहती है कि तुम एक नोबल हो, इस तरीके से तुम्हें उसके ऊपर झूठे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। तो वो लड़का कहने लगता है कि लेकिन रियो तो आपके साथ भी फ्लर्ट कर रहा था, जिस पर सीलिया कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पर वो लड़का अभी मान नहीं रहा होता है। वो रियो को फिर से छेड़ने लगता है, पर रियो उसकी बात को इग्नोर करता हुआ चले जाता है। वहीं पर फ्लोरा रियो की थोड़ी सी चिंता कर रही होती है। वो क्रिस्टीना से कहने लगती है कि रियो के ऊपर झूठा इल्जाम लग रहा था ना, तो क्रिस्टीना कहती है हाँ भले ये सच हो, हम लोग को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये सुनकर फ्लोरा सोच रही होती है कि रियो ने मेरी जान बचाई थी, मैं उसको जरूर रिपे करना चाहती हूँ, पर कैसे करूँ। अगले सीन में अब हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग अपनी प्रैक्टिस करने के लिए बाहर आए हुए हैं। क्रिस्टीना कहती है कि आज हमारे टीचर ये टेस्ट करने वाले हैं कि हम लोगों ने मिलिट्री एक्सरसाइज एकेडमी में कितनी सीखी है। जो सुनकर फ्लोरा कहती है कि मुझे तो काफी नर्वसनेस हो रही है। तो दूसरी लड़की अब उसे कहती है चिंता मत करो, ये एक टीम कंपटीशन है और ज्यादा खतरनाक मोस्टर नहीं आएंगे। तभी रोड एंड सभी से कहता है कि मैं तुम सभी लोगों को इस टेस्ट के बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। अब कहता है कि बैटल जोन से विड्रॉ करने के लिए हमारी यूनिट ट्रेवल करेगी शॉर्ट टेस्ट कोर्स से, जो कि माउंटेन फॉरेस्ट के पार है, और हम लोग हमारे गोल पर एम करेंगे। ये टेस्ट पूरे सनसेट तक रहेगा और अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा तो तुम्हारे ग्रेड्स भी अच्छे आएंगे। चलो दोस्तों, हम लोग को आफ्टरनून तक गोल तक पहुंचना है। ये सुनकर वही लड़की कहती है कि ऐसा करना इम्पॉसिबल होगा क्योंकि ये जगह फॉरेस्ट और माउंटेन एरिया है, इसे ट्रेवल करने में 2 गुना ज्यादा टाइम लगेगा। तो रोडेंट कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी एक स्पेशल रास्ता है। इसके बाद वही बच्चा जो कि रियो को परेशान कर रहा था वो सभी को बताता है कि मेरे होम रीजन में जो सोल्जर्स हैं उन लोगों को इस एरिया का चप्पा चप्पा पता है। मैंने उन सोल्जर से कहा कि वो लोग मुझे शॉर्टकट्स के बारे में बता दें और उन लोगों ने मुझे बता दिया। जो सुनकर वो लड़की कहती है कि ये तो चीटिंग है, जिस पर रोडेंट कहने लगता है कि वॉर में सब जायज है, हम तो ये सब बस अपने अच्छे रिजल्ट के लिए कर रहे हैं, है ना क्रिस्टीना। तो क्रिस्टीना कहती है कि मैं चीजें तुम पर छोड़ रही हूँ क्योंकि हमारी यूनिट के कमांडर तुम हो। तो रोडेंट भी कहता है चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो वही बच्चा रियो से कहता है कि तुम अपने आप को लकी मानो क्योंकि हमने तुम्हारे लिए एक काम तैयार किया जो कि तुम भी कर सकते हो, और वो है सभी लोगों का सामान उठाना। तो रियो भी बिना झिझक के मान जाता है और वो सभी का सामान उठाता है। जो देखकर फ्लोरा को थोड़ी दया आती है और वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूं, जिस पर रियो कहते हैं नहीं रहने दो। जिसके बाद वो सभी आगे बढ़ते हैं। तो फ्लोरा क्रिस्टीना से कहती है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, रियो को इतना सब कुछ सहन क्यों करना पड़ रहा है। तभी अचानक से उन लोग के सामने गोब्लिन्स आ जाते हैं जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। तभी रोडेंट उनसे कहता है चिंता मत करो, हम इन्हें हरा सकते हैं। ये सुनकर 3 बच्चे अपनी फिजिकल एबिलिटी को एनचैंट कर लेते हैं और अब वो लोग जाकर गोब्लिन
पुलिस से लड़कर उन्हें हरा देते हैं। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो वही बंदा आया हुआ है। वो सोच रहा होता है कि क्यों ना मैं रियो की एबिलिटीज को थोड़ा सा टेस्ट करूं और देखूं कि आखिर वो क्या कर सकता है। सही बच्चे अब आगे बढ़ ही रहे होते हैं। उन लोग को लगने लगता है कि वो लोग फौज से बाहर निकल चुके हैं, पर असलियत में वो लोग तो एक खाई के पास आ जाते हैं, जो देखकर वो सोचते हैं कि क्या नक्शा गलत था, क्या हम लोग का वापिस जाना चाहिए। वो सभी लोग अब सोच ही रहे होते हैं कि उन लोग को क्या करना चाहिए, पर तभी अचानक से वहाँ पर और आ जाते हैं जो कि उनके ऊपर हमला करते हैं। वही रियो तो उनके हमले से बच रहा होता है, पर दूसरी तरफ उस बच्चे के पैर पर अब चोट लग जाती है और अब वो दर्द की वजह से इधर से उधर हिलने लगता है और अब वो जाकर सीधा फ्लोरा से टकरा जाता है और अब फ्लोरा खाई के नीचे गिर रही होती है, जो देखकर रियो जल्दी से नीचे कूद जाता है और अब अपनी पावर का यूज करके फ्लोरा को ऊपर खींच देता है। वहीं वो तो खुद जाकर खाई के नीचे गिर जाता है। फ्लोरा सेफली सरफेस पर आ जाती है और अब वो रियो को ही ढूंढने लगती है, पर क्योंकि अब उन सभी लोग के ऊपर और हमला करने लगते हैं, वो लोग अब रियो को ढूंढने में टाइम नहीं लगाते हैं और रोडेंट सभी लोग को बता रहा होता है कि उन लोगों को किस तरीके से लड़ना चाहिए। सभी लोग अब एक साथ मिलकर काम करते हैं और अब वो लोग उन को हरा रहे होते हैं, साथ में वो लोग उस बच्चे को हील भी कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें रियो को दिखाया जाता है जो कि सेफली नीचे खड़ा होता है। वो अब सोच रहा होता है कि अगर लोगों को पता चला कि इतना ऊपर से गिरने के बाद भी मुझे चोट नहीं लगी तो लोगों को शक हो जाएगा। हमें पता चलता है कि रियो ने गिरने से पहले अपने विंड मैजिक का यूज कर लिया था अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम करने के लिए, जिससे कि वो सेफ लैंडिंग कर पाया। रियो अब कह रहा होता है कि जो मैंने यूज किया वो मैजिक या फिर मैजिकल टेक्निक नहीं है, और आखिर ये मेरी पावर क्या है मुझे खुद ही नहीं पता है। उसे वापस से उस लड़की के बारे में याद आ जाता है और अब वो याद करता है कि आखिर वो लड़की कौन है। हम अब देखते हैं कि सभी लोग अब उसी बच्चे के ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि उसने फ्लोरा को धक्का मारा, पर वो बच्चा अब कहने लगता है कि ये मेरी गलती नहीं है, ये सारी गलती रियो की है। रियो ने मुझे टक्कर मारी थी। वो मॉन्स्टर से इतना ज्यादा डर गया था कि उसने मुझे धक्का मार दिया उनके सामने, जिसकी वजह से मैं फ्लोरा को जाकर लगा और फ्लोरा गिर गई थी। तो रोडेंट कहते हैं कोई बात नहीं, रियो ने क्राइम किया पर फिर भी उसने फ्लोरा को बचा लिया, और वो भी शायद से उसने जानबूझ के किया था जिससे कि उसके क्राइम छुप जाए, पर बदले में वही खाई के नीचे गिर गया। तो फ्लोरा उनसे कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, रियो ने मेरी जान बचाई है। वही हमें पता चलता है कि रियो तो खाई के ऊपर आ चुका है और वो झाड़ी से उन सभी लोगों को देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं सभी लोगों के बाहर कैसे आऊं। वहीं अब उसी बच्चे को दिखाया जाता है जो कि सारी गलती को रियो के सर पर लगा देता है। तभी क्रिस्टीना उनसे कहती है कि ये समय इल्जाम लगाने का नहीं है, हमें इस फॉरेस्ट से बाहर निकलना चाहिए। तो रोडेंट भी कहते हैं और वो सभी से कहते हैं चलो बाहर चलते हैं। वहीं रियो सोच रहा होता है कि मेरा प्लान था कि मैं सेकेंड में से ग्रेजुएट करूं, पर लगता है वो प्लान पूरा नहीं होगा। ऐसा बोलने के बाद वो जा रहा होता है। तभी फ्लोरा सभी लोगों से कहती है कि क्या हम लोग रियो को अबैंडन कर देंगे। तो रोडेंट कहते हैं कि रियो डिजर्व करता था नीचे गिरना। तो फ्लोरा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी नीचे जो गिरी थी वो मैं डिजर्व करती थी, इसलिए मुझे अगर अकेला भी जाना पड़े तो मैं रियो को बचाने के लिए जाऊंगी। जो सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है कि आप नहीं जा सकती हो, जब ये टेस्ट खत्म हो जाएगा हम लोग एक सर्च पार्टी को रियो के लिए भेज देंगे। वो लोग अब बात कर रहे होते हैं, पर तभी अचानक से सभी लोग के सामने काफी खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर सभी कहते हैं कि आखिर इतना पावरफुल मॉन्स्टर यहाँ क्या कर रहा है। तभी क्रिस्टीना उनसे कहती है कि इस तरीके से खड़े मत रहो नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे, इसलिए लड़ो। ऐसा बोलने के बाद क्रिस्टीना उस मॉन्स्टर के ऊपर लाइटनिंग बोल्ट से हमला करती है, पर वो मॉन्स्टर उस अटैक को आराम से रोक देता है, जो देखकर बाकी सभी बच्चे भी उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, पर उस मॉन्स्टर को अब भी कुछ नहीं होता है। कुछ बच्चे अब इंजर्ड होने लगते हैं, जो देखकर बाकी बच्चे अब डर जाते हैं और अब वो रिट्रीट करते हैं। सही बच्चे अब निकल जाते हैं, पर फ्लोरा तो अब एक इंजर्ड बच्चे के पास आती है और उसे हील कर रही होती है। इतने में हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है और वो फ्लोरा के ऊपर हमला कर देता है, पर तभी टाइम पर रियो वहाँ पर आ जाता है, जो कि उस मॉन्स्टर के हाथ को काट देता है और अब वो फ्लोरा से कहता है कि इस बंदे को जल्दी से यहाँ से ले जाओ। तो फ्लोरा भी मान जाती है और वो लड़की को वहाँ से ले जाती है। वहीं पर रियो अब उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। रियो के लिए भी वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल और तेज होता है, पर फिर भी रियो उस मॉन्स्टर के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है, जो देखकर फ्लोरा भी उसकी तारीफ करती है। जैसे रियो को अब मौका मिलता है वो तेज से जाकर उस मॉन्स्टर की गर्दन को काट देता है और उसे हरा देता है। दूसरी तरफ रियो अब देखता है कि फ्लोरा के पास अब उसके बाकी साथी भी पहुंच जाते हैं, जो देखकर रियो तो वहाँ से कट लेता है। वहीं हमें पता चलता है कि इन सारी चीजों को वही बंदा अब देख रहा था और अब वो कह रहा होता है कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था मैंने तो उससे भी ज्यादा कमाल की चीज देख ली। मुझे लगता है कि उन लोगों का बेटा है जो कि यागमो रीजन से भाग कर आए थे, शायद से इसी वजह से रियो स्पिरिट आर्ट को यूज कर पा रहा है। इसके बाद वो बंदा वहाँ से चले जाता है। वहीं सीलिया को दिखाया जाता है जो कि हेडमास्टर के पास जा रही होती है। तभी उसे अंदर से आवाज आती है कि रियो मिसिंग है। उस बच्चे के साथ जो एक बंदा होता है वो हेडमास्टर से कह रहा होता है कि अगर लोगों को पता चला कि इस बच्चे की वजह से प्रिंसेस खतरे में आ गई तो इससे हाउस ऑफ हुगोनोट का नाम खराब होगा और ड्यूक आर्बर का भी, जो कि किंगडम के लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। तो हेडमास्टर भी अब कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, अब हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, हमें सारा ब्लेम रियो के ऊपर लगाना होगा। ड्यूक हुगोनोट सारी चीजों को मैं तुम पर छोड़ता हूँ। ये सुनकर ड्यूक हुगोनोट अब हंसने लगता है क्योंकि उसने रियो के ऊपर झूठा इल्जाम लगवा दिया है। वहीं ये सारी बातों को सुनकर सीलिया हैरान हो जाती है और वो सोच रही होती है कि आखिर क्या हुआ है। अगले सीन में वो अपने लैब में होती है, तभी रियो वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर सीलिया काफी खुश हो जाती है और वो उसे गले लगा लेती है। वो उसे कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो रियो कहता है मुझे माफ कर दो। अगले सीन में रियो से सारी बातें बता देता है, जो सुनकर सीलिया अब कहती है कि आखिर वो लोग तुम पर झूठा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो रियो कहता है कि जिन लोगों
के पास पावर होती है वही लोग डिसाइड कर सकते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं लोगों को सच्चाई बताऊंगा भी तो भी वो नहीं मानेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक नोबल नहीं हूँ। जो सुनकर सीलिया कहती है कि माफ कर दो, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। जिस पर रियो कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी मैं हर चीज के लिए आपका शुक्रिया करता हूँ। आपके बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मुझे काफी खुशी है कि मैं आपसे मिला, इसलिए आप एक ऐसे लोते पर्सन हो जिसे मैं गुड बाय करने आया हूँ। जो सुनकर सीलिया कहती है कि इसका मतलब तुम यागुमो रीजन जाओगे। तो रियो कहते हैं हाँ। ये सुनकर अब सीलिया थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें ग्रेजुएट होता हुआ देखना चाहती थी, पर लगता है ऐसा नहीं होगा। वहीं रियो अब उसे कहता है कि मैं रास्ते में तुम्हें लेटर्स लिखता रहूंगा, पर मैं अपना एक झूठा नाम यूज करूंगा। वो झूठा नाम होगा हारुतो। अब मैं जा रहा हूँ। जो सुनकर सीलिया उसे कहती है कि मैं तुम्हें फिर से कभी देख पाऊंगी ना। तो रियो कहते हैं हाँ, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। जो सुनकर सीलिया उसे गले लगा लेती है और कहती है जरूर आना, अपना ख्याल रखना। तो रियो भी कहते हैं ठीक है। ऐसा बोलने के बाद वो चला जाता है। वही सीलिया उसे कह रही होती है कि मैं तुम्हारे लेटर का वेट करूंगी। वही रियो के जाने के बाद वो काफी ज्यादा रोने लगती है और याद करती है कि किस तरीके से वो सबसे पहली बार रियो से मिली थी। वो अब रियो के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स को याद कर रही होती है। अगले सीन में हमें उसे ड्यूक को दिखाया जाता है जो कि रियो की जैकेट को एक लड़की के पास फेंक देता है और वो उस लड़की से कहता है कि ये उस पर्सन की जैकेट है जिसे तुम्हें मारना है। हमारा टारगेट 12 साल का एक छोटा लड़का है जिसका नाम रियो है। उसके बाल काले कलर के हैं, जैसे वो तुम्हें दिखे तुम उसे मार देना। तो वो लड़की भी कहती है ठीक है। हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम लातिफा है और वो एक बीस्ट गर्ल है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रियो को कैपिटल से निकले हुए 3 दिन हो चुके हैं और अब वो जंगल से काफी तेजी से जा रहा होता है और अब वो एक नेबरिंग कंट्री एमांडे में पहुंच जाता है जो कि एक मार्केट टाउन है। वो सारी बातें लेटर में सीलिया को लिख रहा होता है और कह रहा होता है कि वो लोग मेरे पीछे यहाँ नहीं पड़े, इसलिए मैं यहाँ सेफ हूँ। ये जगह काफी ज्यादा अच्छी है। वहीं हमें पता चलता है कि लातिफा उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच चुकी है। जिसके बाद रियो सुनता है कि दुकान के अंदर तो पास्ता बिक रहे हैं। जो सुनकर वो हैरान हो जाता है। तो वो दुकानदार उसे बताता है कि अमांडे को जो गवर्न करती थी उसका नाम लिसेलोट था, उसी ने ये पास्ता नाम की डिश बनाई है। वही पास्ता को देखकर रियो कहता है कि इस चीज को तो मैं पहली बार इस दुनिया में देख रहा हूँ। रियो भी पास्ता को खाता है और वो उसे काफी टेस्टी लगता है। उसे याद आता है कि वो जापान में ही पास्ता खाया करता था। वो सोचने लगता है कि क्या जो लिसेलोट है वो भी उसी दुनिया से आई थी जहाँ से हारुतो आया है। इसके बाद अब रियो आगे बढ़ता है। वो मन में कह रहा होता है कि मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ जहाँ से मेरे पेरेंट्स आए हैं। वो अब आगे बढ़ता है और उसे एक जगह मिलती है। उसे अब याद आता है कि उसने उसी दुकानदार से कहा था कि वो नूडल्स खरीदना चाहता है जिसे वो अपनी जर्नी पर लेकर जा सके। तो दुकानदार कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो रीका मर्चेंट गिल्ड में चले जाओ, तुम्हें वहाँ पर मैंजू शॉप मिलेगी, वहाँ से तुम नूडल्स खरीद सकते हो। रियो वहाँ आ जाता है और कहता है कि मांजू तो बंस को कहा जाता है। पुरानी यादें ताजा हो गई। जिसके बाद वो उस मर्चेंट गिल्ड के अंदर आ जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की रियो से कहती है कि अपने जितने भी सामान है उसको यहाँ पर छोड़ जाओ, जैसे तलवार वगैरह। तो रियो भी अपने कोट को उतारता है जिसे देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है कि इस लड़की के तो काले बाल हैं। रियो अब उसे सामान देता है जहाँ वो लड़की कहती है मेरा नाम लोटे है, आपकी मदद आज मैं करूंगी। अगले सीन में वो रियो की शॉपिंग में मदद कर रही होती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि रियो ने अपने लिए 15 किलो पास्ता लिए हैं और 10 किलो बार्ले। वो कह रही होती है कि सामान काफी भारी हो गया, तुम इसे कैरी कैसे करोगे। इस पर रियो कहता है कि दिखता नहीं होगा, पर मैंने काफी फिजिकल ट्रेनिंग करी है तो चिंता मत करो। रियो अब चाय पी रहा होता है जो देखकर लोटे कहती है कि क्या तुम्हें काली चाय पीने की आदत है। तो रियो कहता है हाँ, मैं एक लेडी को जानता हूँ जिसे काली चाय पसंद है। वो यहाँ पर सीलिया की बात कर रहा है। लोटे कहने लगती है कि क्या इसका मतलब तुम पहचान सकते हो कि इसमें कौन सी टी लीव्स हैं। तो रियो कहता है कि ये जो लीफ है वो लिस की है, यहाँ की चाय तो काफी अच्छी सर्व करते हो तुम। इस पर लोटे कहती है कि हमारी गिल्ड का बस यही मकसद है कि हम लोग हमारे कस्टमर के साथ काफी अच्छी डील कर सके। क्या अब हम तुम्हारे डिलीवरी का लेटर अंडरटेक कर लें। रियो भी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद अब रियो सीलिया को एक लेटर लिखता है और बता रहा होता है कि उसने अपनी शॉपिंग कर ली है और वो यहाँ से निकलने के बाद स्टारर रीजन में जाएगा। जिसके बाद वो और लेटर्स नहीं लिख पाएगा। लिखता है कि सीलिया मैं चिंता मत करना, अगर मेरी तरफ से कोई न्यूज ना आए तो इसका ये मतलब समझ लेना कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद रियो अब गिल्ड से चला जाता है। वहीं पर एक लड़की लोटे से कहती है लेडी लिज़लोट। वो लड़का तो काफी मिस्टीरियस था ना। हमें अब पता चलता है कि ये लड़की दरअसल लिज़लोट है। जिसके बाद अब रियो को दिखाया जाता है जो कि फॉरेस्ट में से काफी तेज से जा रहा होता है। तभी अचानक से उस रास्ते में एक बच्चा दिखाई देता है जो कि जमीन पर लेटा हुआ था। रियो उसे देखता है और हमें पता चलता है कि वो तो लातिफा थी। वो रियो के ऊपर एक पिन से हमला कर देती है जो देखकर रियो लात मार के उसे थोड़ा सा पीछे कर देता है। रियो को पता चल जाता है कि उस पिन के अंदर पॉइजन था जिसकी वजह से अब उसे थोड़े से चक्कर आने लगे हैं। उस पिन को निकालकर बाहर फेंक देता है। तभी वो लातिफा को देखता है और कहता है कि ये तो एक बीच लड़की है। लातिफा एक नाइफ को बाहर निकाल लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। वही हम देखते हैं रियो को जो कि पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने लगता है। वो अब खड़ा हो जाता है और कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हें मुझे नहीं मारने दे सकता हूँ। ये देखकर लातिफा भी काफी हैरान हो जाती है कि रियो के ऊपर उसका पॉइजन काम नहीं किया, इसलिए अब उसके ऊपर चाकू से हमला करने लगती है। रियो भी देखता है कि लातिफा काफी तेज है, वो भी अब उसको काउंटर करने लगता है। पर तभी लातिफा पेड़ के ऊपर आकर अपनी फिजिकल एबिलिटी को एनचेंट कर लेती है जो देखकर रियो सोचता है कि अब इसकी स्पीड और कितनी ज्यादा तेज हो जाएगी। वो अब रियो के ऊपर हमला करती है पर रियो भी उसके अटैक्स को डॉज कर देता है। लातिफा सोचने लगती है कि आखिर ये एक इंसान है, फिर ये इतना तेज कैसे है। तभी वो उसके ऊपर हमला कर देती है। रियो भी अपनी तलवार से उसके सारे अटैक से बच रहा होता है
पर तभी रियो अपनी तलवार को अंदर डाल लेता है और अब वो अपने हाथों से ही उससे लड़ने लगता है। जैसे वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती है, रियो से पकड़ कर काफी जोर से जमीन पर पटक देता है, जिससे कि उसके हाथ से उसका नाइफ भी गिर जाता है। रियो अब उसे कहता है तुम्हारा खेल खत्म हुआ। ये सुनने के बाद लातिफा काफी डर जाती है और कहती है कि मैं नहीं मरना चाहती हूँ, मॉम मेरी मदद करो। जो सुनकर रियो अब उसे कहता है जरा शांत हो जाओ, पर वो शांत नहीं हो रही होती है। जो देखकर रियो अपनी पावर को यूज करके उसे सुला देता है और अब वो उसे बांध भी देता है, वो उसके सारे वेपन्स भी निकाल देता है। तभी रियो देखता है कि उस लड़की के गर्दन पर तो सबमिशन का एक कॉलर होता है, यानी कि वो किसी के सर्वेंट है। तभी रियो को एक बुक के बारे में याद आता है जिसमें एक ऐसा मैजिक लिखा था जिसको यूज करके वो इस कॉलर को हटा सकता है। वो अब उसी मैजिक को ट्राई करता है और अब वो लातिफा के ऊपर से वो कॉलर हटा देता है। तभी अब हम लोग को लातिफा की स्टोरी पता चलती है। हमें पता चलता है कि रियो के साथ बस में जो छोटी सी लड़की थी वो और कोई नहीं बल्कि लातिफा ही थी, और अब बस का एक्सीडेंट होने की वजह से वो भी मर गई थी और अब वो भी इस दुनिया के अंदर रिइनकार्नेट हो गई थी। जैसे उसे होश आता है वो देखती है कि वो तो एक स्लेव बनी हुई है और उसका ओनर और कोई नहीं बल्कि वही बच्चा है जिसने रियो को परेशान किया था। लातिफा उसे कहने लगती है कि मैं लातिफा नहीं हूँ, मैं एंडो हूँ, जिस पर वो बच्चा उसे नीचे गिराता है और कहता है कि तुम पागल हो गई हो। लातिफा अब अपने आप का चेहरा पानी में देखकर काफी शौक हो जाती है। वहीं वो बच्चा अब उसे कहता है कि मैं तुम्हारा आज से बड़ा भाई हूँ स्टीवर्ट, तुम मुझे भाई बुलाओ। तो लातिफा कहती है नहीं। जैसे वो ना बोलती है उसका जो कॉलर होता है वो उसे काफी दर्द करने लगता है और अब उसे ना चाहते हुए भी स्टीवर्ट को भाई बोलना पड़ता है। तभी उसकी आंख खुलती है, उसके सामने अब रियो होता है। वो अपने आप को खोलने की कोशिश भी करती है पर रियो उसे कहता है कि कोशिश मत करो, तुम्हारे हाथ और पैर बंधे हुए हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ, अगर तुम्हें नहीं मरना है तो मेरे ऊपर फिर से हमला मत करना। लातिफा कहती है कि अगर मैं नहीं लड़ूंगी तो तुम मुझे नहीं मारोगे। तो रियो कहता है नहीं, क्या तुम भी बेल्ट्रेंड से आई हो, क्या तुम्हें कॉलर चाहिए। वहीं पर लातिफा ये देखकर काफी खुश हो जाती है कि उसके ऊपर से कॉलर हट चुका है। वो कहती है कि ये कैसे हटा। तो रियो कहता है कि ये कॉलर की वजह से ही तुम ऑर्डर्स मान रही थी ना, अब तुम्हें और दर्द सहन नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर लातिफा काफी खुशी के मारे रोने लगती है। रियो उसे कहता है कि तुम्हारे ऊपर से कॉलर हट चुका है तो तुम मेरे सवालों का जवाब दो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें ऑर्डर किसने दिया था मुझे मारने का। जिस पर वो कहती है कि मुझे अपने मास्टर का नाम नहीं पता है पर मेरा एक भाई है जिसका नाम स्टीवर्ट है। तो रियो कहता है कि क्या वो भी तुम्हारी तरह एक बीस्ट पर्सन है। वो कहती है नहीं, वो एक इंसान है, उसने मुझे ट्रेनिंग दी है। ये सुनकर रियो को पता चल जाता है कि आखिर स्टीवर्ट कौन है। रियो सोचता है कि ऐसा उसने इसलिए किया होगा जिससे कि मैं मर जाऊं और लोगों को सच्चाई के बारे में ना पता चल सके। रियो लातिफा से कहता है कि क्या तुम्हारे अलावा भी कोई है जो कि मुझे मारना चाहता है। तो वो कहती है पता नहीं, पर शायद से तो कोई नहीं है। रियो कहते हैं ठीक है, तो फिर मेरा एक फाइनल क्वेश्चन, मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुझे अब भी मारना चाहती हो। जिस पर वो कहती है नहीं। जो सुनकर रियो कहते हैं ठीक है, क्या तो फिर तुम्हें जो करना है करो, मैंने तुम्हारे सारे इक्विपमेंट्स को तुम्हारे रोप के पास छोड़ दिया है। ऐसा बोलने के बाद रियो उसके ऊपर से रस्सी हटा देता है और कहता है कि तुम अब फ्री हो, तुम कहीं भी जा सकती हो, तुम्हारे ऊपर अब वो कॉलर भी नहीं है, इसका मतलब तुम्हें अब अपने मास्टर के पास वापस आने की जरूरत नहीं है। रियो अब सोचता है कि ये जगह स्टार है, यहाँ पर 20 पीपल को स्लेव्स बनाया जाता है, इस लड़की के लिए ये जगह सेफ नहीं रहेगी, इसलिए वो अब उससे कहते हैं कि अगर तुम इस किंगडम को छोड़ोगी तो तुम्हें ईस्ट की तरफ जाना चाहिए, वहाँ पर तुम्हें वाइल्डनेस मिलेगा जो की काफी बड़ी जगह है। वो एक जगह है जहाँ पर तुम्हारे जैसे ही और भी 20 पीपल और डेमी ह्यूमंस एक साथ रहते हैं। मैं भी उसी तरफ ही ट्रेवल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर रहने से अच्छा तुम्हें ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पर दूसरे लोग तुम्हारी तरह हों। इसके बाद रियो वहाँ से जाने लगता है और कहते हैं कि अगर तुम अगली बार मेरे ऊपर हमला करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है पर लातिफा उसका पीछा कर रही होती है। जो देखकर वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ जाना है। तो रियो अब उससे कहता है कि लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मैंने तुम्हें स्लेव से इसलिए फ्री नहीं किया है क्योंकि मैं तुम्हें रेस्क्यू करना चाहता था, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए फ्री किया है क्योंकि मुझे तुम्हें नहीं मारना था। तो लातिफा दुखी हो जाती है और कहती है कि लेकिन मुझे नहीं पता है कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। तो रियो कहता है कि तुम्हें जिसने स्लेव बनाया था मैं भी उन्हीं की तरह एक इंसान हूँ, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा क्या। जिस पर वो कहती है नहीं, तुम बुरे पर्सन नहीं हो। तो रियो कहता है कि तुम मुझे मारने आ रही थी, तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम्हें मारना चाहता हूँ। ये सुनकर लातिफा काफी डर जाती है और वो उसे कहती है मुझे माफ कर दो। जिस पर रियो उसे कहता है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, तो मैं बस ऑर्डर मिले थे जिसकी वजह से तुम मुझे मार रही थी, पर अभी भी इसकी गारंटी नहीं है कि तुम मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकती हो, इसका मतलब है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। जो सुनकर लातिफा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ये कॉलर मेरे ऊपर तुम लगा दो, पर प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। जो सुनकर रियो कहता है कि इस कॉलर को तुम अपने साथ क्यों ले आई, तुम्हें यह पसंद नहीं था ना। जिस पर वो कहती है कि इससे भी ज्यादा मुझे अकेला होना पसंद नहीं है, मुझे अकेले होने से डर लगता है, इसलिए प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। ऐसा बोलने के बाद अब वो रोने लगती है। तो रियो से वो देखा नहीं जाता है, वो उससे कहते हैं ठीक है चलो मेरे साथ। ये सुनकर लातिफा काफी खुश होती है और कहती है शुक्रिया। रियो उसे कहता है कि इस कॉलर को फेंक
फेंक दो। तो लातिफा भी अब उस कॉलर को फेंक देती है। रियो के पूछने पर अब वो अपना नाम उसे लातिफा बताती है, जिस पर रियो भी उसे अपना नाम बताकर कहते हैं तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जिसके बाद अब वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ लातिफा को अब थोड़ी सी भूख लग रही होती है। तो रियो उसे एक सैंडविच देता है। उसे सैंडविच इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो उसे इतने जल्दी खाने लगती है, जो देखकर रियो कहता है कि चिंता मत करो, तुमसे कोई नहीं छीनेगा, इसे आराम से खाओ। लातिफा अब इमोशनल होकर कहती है कि हमेशा जो मेरा भाई था वो मुझे खराब खाना दिया करता था। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पर रियो अब उसे कहता है कि हम लोग वाइल्डरनेस में पहुंचने वाले हैं, हमने बॉर्डर क्रॉस कर दी है। वो अब देखता है कि लातिफा थोड़ी थकी हुई होती है, तो इसलिए वो कहता है कि चलो यहाँ पर एक कैंप लगा लेते हैं। लातिफा उसे कहती है माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें होल्ड बैक करना पड़ रहा है। इस पर रियो कहता है नहीं, तुम मुझे होल्ड बैक नहीं कर रही हो। ये सुनकर लातिफा भी थोड़ी सी रिलैक्स फील करती है। अगले सीन में हमें सीला को दिखाया जाता है जिसे रियो की तरफ से लेटर मिल जाता है, जहाँ वो कह रही होती है कि मुझे रियो की तरफ से अब लेटर नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी अकेली फील करूंगी। कह रही होती है रियो मैं होप करती हूँ कि तुम जहाँ भी हो सेफ रहो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं रियो स्पैगेटी बना रहा होता है, जो देखकर लातिफा कहती है कि ये तो स्पैगेटी है। जो सुनकर रियो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये पता है कि ये क्या है। जिस पर वो कहती है हाँ, क्या मैं इसे खा सकती हूँ। तो रियो भी अब उसे वो खाने देता है। वो अब उसे कहता है कि क्या तुमने पास्ता पहले भी खाया है। जिस पर वो कहती है हाँ, शायद से मैं ये पहले भी खाया करती थी। तो रियो कहता है ठीक है, तुम्हें जितना खाना है तुम खाओ। तो वो भी खुश होकर अब खाने लगती है। रियो अब सोचता है कि लातिफा पास्ता को स्पैगेटी बुला रही है, इसका मतलब ये लड़की भी मेरी तरह ही जापानीज तो नहीं है। जिसके बाद वो सो रहे होते हैं, पर तभी लातिफा अब रोने लगती है। वो कहती है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है जहाँ मैं हूँ, अभी मुझे घर जाना है। ये सुनकर रियो से गले लगा लेता है और कहता है डरो मत, अब सब कुछ ठीक है। लातिफा अपने पेरेंट्स को याद करने लगती है और कहती है कि मुझे अपने घर वापस टोक्यो जाना है। ये सुनकर रियो काफी हैरान हो जाता है और अब उसे समझ आ जाता है कि लातिफा भी रीइंकार्नेट हुई है। वो अब उसे सहलाकर सुला देता है। वो अब उठकर जा ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि लातिफा ने तो उसके कपड़े को पकड़ लिया है। इसके बाद अब सुबह हो जाती है और लातिफा जैसे उठती है उसके सामने रियो होता है। उसे देखकर वो काफी डर जाती है और शर्मा भी जाती है और उठ जाती है। लातिफा कहने लगती है कि इसके बाल तो काले हैं, ये बिल्कुल वैसे दिखता है उस बंदे की तरह जो कि मैंने बस में देखा था। वो अब रियो को बड़ा भाई कहने लगती है, जो सुनकर रियो भी उठ जाता है और अब उसे कहता है गुड मॉर्निंग, तुम सही से सोई ना। जिस पर वो भी कहती है हाँ, और अब उसे कहती है कि मैं तुम्हें बड़ा भाई बोल सकती हूँ क्या। तो रियो भी कहते हैं ठीक है। रियो अब सोचने लगता है कि लड़की काफी छोटी थी, उसके बाद ये रीइंकार्नेट हुई है अर्थ से और फिर ये इस दुनिया में आकर स्लेव बन गई। इसने काफी अकेला फील किया होगा। अगर मेरे ये सब करने से ये शांत होती है और कंफर्ट फील करती है तो ठीक है, तुम मुझे बुला सकती हो बड़ा भाई। ये सुनकर लातिफा काफी खुश हो जाती है और इसी में वो लोग अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं और अब वो लोग एक जगह पर आ जाते हैं। रियो सामने वाले पेड़ को देखकर लातिफा से कहता है कि सामने जो बड़ा सा ट्री है तुम उसे नहीं देख सकती हो क्या। तो वो कहती है नहीं, मुझे तो बस एक नॉर्मल फॉरेस्ट दिख रहा है। ये सुनकर रियो सोचता है कि शायद से किसी मैजिक की वजह से ये ट्री किसी को नहीं दिख रहा है। वो लोग वहाँ आ जाते हैं जहाँ लातिफा कहती है कि क्या हम लोग फॉरेस्ट के अंदर जाने वाले हैं, कहीं हम खो तो नहीं जाएंगे। तो रियो कहता है नहीं, चिंता मत करो। इसके बाद वो लोग आगे जाते हैं। तो लातिफा से कहती है कि मैं किसी चीज को सूंघ पा रही हूँ, वो भी काफी हल्के से, पर मुझे पता नहीं है कि वो किस चीज की स्मेल है और वो जो स्मेल है वो एक से ज्यादा है और वो स्मेल किसी जानवर की नहीं है। जो सुनकर रियो कहते हैं कि अगर वो स्मेल हल्की सी है तो इसका मतलब जो कोई भी है वो बंदा आसपास नहीं है। अगर ऐसी बात है तो चलो यहीं पर ही रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा गोल काफी ज्यादा क्लोज है। जो सुनकर लातिफा खुश होती है और कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग फॉरेस्ट से फिर निकल पाएंगे काफी जल्द। तो रियो भी कहते हैं हाँ। इसके बाद वो लोग कैंपिंग करते हैं जहाँ पर लातिफा अब सो रही होती है और वापिस से उसे डरावने सपने आ रहे होते हैं। वो देखकर रियो अपनी पावर को यूज करके उसके डरावने सपनों को हटा देता है और अब वो चैन से सो पा रही होती है। तभी अचानक से रियो ने जो आग लगा रखी थी वो अब बुझ जाती है। वो अब जैसे बाहर जाता है वो देखता है कि सामने तो एक वुल्फ होता है जो कि अब अचानक से ग्लो करता है, जिसकी वजह से रियो को अब कुछ नहीं दिख रहा होता है। पर रियो को इतना पता चल जाता है कि उसके आसपास काफी सारे लोग खड़े हैं जो कि उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। रियो अभी भी कुछ अच्छे से नहीं देख पा रहा होता है, पर फिर भी वो उनके अटैक को डॉज करता है। वो लोग रियो की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते, इसलिए ना चाहते हुए रियो को अब अपनी स्पिरिट आर्ट का यूज करना पड़ता है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि लोग कहाँ पर हैं और अब वो एक लड़की के ऊपर हमला कर देता है। पर वो लड़की जिसका नाम उज़ुमा है वो उस अटैक से बच जाती है और पीछे हट जाती है। जो देखकर उसके साथ अब उसे कहती है कि थोड़ा सा केयरफुल रहो, मुझे लगता है कि ये लड़का कोई स्पिरिट आर्ट यूज कर सकता है। जिस पर दूसरी लड़की उन लोगों को बताने लगती है कि चिंता मत करो, ये एक ऐसी स्पिरिट आर्ट है जो कि आसपास के एरिया की ओड़ी को डिटेक्ट करती है, बस यही करती है ये। पर शायद से पता है कि हम लोग यहाँ कितने लोग हैं। वही रियो से कहता है कि क्या तुम सभी लोग डेमी ह्यूमंस हो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर उज़ुमा सारा से कहती है कि हमें इसे खत्म कर देना चाहिए, जिस पर सारा कहते नहीं, पहले हमें ये जानना चाहिए कि आखिर इसका मकसद क्या है। सारा अब अपने साथियों को थोड़ा सा साइड में कर देती है और अब वो रियो से कहती है कि ठीक है, हम तुमसे बात करने के लिए तैयार है, पर हमें डेमी ह्यूमंस मत बुलाओ। तो रियो भी कहते हैं ठीक है और अब उन लोगों को बताने लगता है कि मैं तुम लोग को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। तभी बचाने से वो लोग कैंप के अंदर देखते हैं कि वहाँ पर तो लातिफा सो रही थी। वो लोग वो देखकर सारों को बताते हैं कि यहाँ पर तो एक लड़की सो रही है और लगता है कि उसे स्पिरिट आर्ट से सुलाया गया है। ये सुनते उज़ुमा रियो के ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि वो थोड़ा सा घायल हो जाता है। उज़ुमा अब सारे से कहती है कि माफ करना, पर मुझे लगता है कि इसने हमारी जैसी एक पर्सन को किडनैप किया है। वही रियो अब अपने आप को हील करने लगता है, जो देखकर उज़ुमा अब उसके ऊपर और हमले करने लगती है। सभी लोग अब उसे पूरी तरह से घेर लेते हैं और
और कहते हैं कि हमें तुम्हें अरेस्ट करना होगा। रियो अब उन लोग को समझाने लगता है कि सब कुछ गलत फहमी है, मैं बस लातिफा को तुम लोग की प्रोटेक्शन के अंदर लाना चाह रहा था। पर वो लोग उसकी बात सुनते नहीं है। वो लोग अब रियो को पकड़कर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे कि रियो अब बेहोश हो जाता है। जिसके बाद रियो अब जब बेहोश होता है तभी इसके सामने वही लड़की आ जाती है। उसे देख कर रियो कहता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर वो कहती है कि मुझे खुद नहीं पता है। जिस पर रियो से कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में क्या पता है। जिस पर वो लड़की कहती है कि मुझे बस इतना पता है कि तुम हारुतो हो। वो अब उसे कहती है कि मैं तुमसे कनेक्टेड हूँ, मैं तुम्हें बिलोंग करती हूँ। ये सुनकर रियो कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो वो लड़की अब उसे कहती है कि अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ क्योंकि अभी टाइम ओवर हो गया है। तभी अब अचानक से रियो की आंखों के सामने मी चैन आ जाती है, जिसे देखकर वो कहता है मी चैन, और अब उसे होश आता है। जिसके बाद वो देखता है कि वहाँ पर तो वही डेमी ह्यूमंस होते हैं। तभी अब वहाँ पर लातिफा आ जाती है, जो कि रियो को देखकर काफी खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। और रियो से कहने लगती है कि आप मुझे छोड़कर चले गए थे, प्लीज आगे से ऐसा मत करना। तो रियो से कहते ठीक है, पर इतना तेजी से मुझे हग मत करो क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि इन लोगों ने हमला कर दिया था मेरे ऊपर। ये सुनकर लातिफा गुस्सा हो जाती है और अब वो सभी लोगों से कहती है कि रियो के ऊपर हमला किसने किया। तो वो लोग आपको जवाब ही नहीं दे पा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अब एक बूढ़ी लेडी आ जाती है, जो कि रियो से अब माफी मांगती है और कहती है कि मैं लातिफा के बारे में और जानना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे बात करोगे। तो लातिफा कहती है कि ये बात छोड़ो, पहले ये बताओ कि रियो की हालत ये किसने करी। जिस पर वो सभी लड़कियां अब लातिफा से माफी मांगने लगती है और कहती है कि हमने रियो के ऊपर गलती से हमला कर दिया, हमें गलतफहमी हो गई थी, रियो हमें माफ कर दो। तो रियो कहते हैं कोई बात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग सोल्व हो गई ना, तो कोई नहीं। वही वो दादी अब उजुमा से कहती है कि तुम्हें अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और तुम सभी लड़कियों को भी जल्दी से इसे रिहा करो। तो वो भी मान जाते हैं और अब वो रियो के हाथ से वो जंजीर हटा देते हैं। जिसके बाद अब दादी रियो से कहती है कि कल सुबह सभी एल्डर्स एक साथ इकट्ठा होंगे तुमसे माफी मांगने के लिए। अभी के लिए तुम लातिफा के साथ थोड़ा सा रेस्ट कर लो, मुझे भी थोड़ी और तैयारियां करनी है, तो मैं जाती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो चली जाती है। अब इसी में हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है, जहाँ पर रियो अब दादी माँ के साथ ही जा रहा होता है। तभी सामने की तरफ उसे वही ट्री दिखाई देता है। वो पूछता है कि ये क्या है। तो दादी उसे बताती है कि ये एक वर्ल्ड ट्री है और इस ट्री के अंदर एक स्पिरिट जिसका नाम ड्रायस है वो रहती है। जो सुनकर रियो अब कहता है कि इसी ट्री को फॉलो करते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो सुनकर दादी कहती है कि ये तो काफी कमाल की बात है, क्योंकि इस पेड़ के चारों ओर एक हाई लेवल का इल्यूजन मैजिक बैरियर है और जिस पर्सन को स्पिरिट आर्ट की सबसे ज्यादा नॉलेज होती है वही इस ट्री को देख पाता है। क्या तुमने भी किसी से स्पिरिट आर्ट सीखी है। तो रियो कहते नहीं, अगर मेरी पावर को स्पिरिट आर्ट कहते हैं तो मैंने इसे खुद ही सीखा है। ये सुनकर दादी माँ कहती है कि तुम तो काफी टैलेंटेड हो। जिसके बाद अब वो लोग थोड़ा सा और ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर और भी एल्डर्स बैठे होते हैं। वहाँ पर अब एक बंदा होता है जो कि कहता है कि मैं एल्डेस्ट में से एक हूँ, मेरा नाम सेल्डोरा है और ये जो दादी है उसका नाम अर्सुला है और ये जो मोटा सा डॉर्फ है इसका नाम डोमिनिक है। वो सभी लोग अब रात के लिए रियो से माफी मांगते हैं। तो रियो भी कहते हैं कोई बात नहीं, तुम सभी से मिलकर अच्छा लगा। तो सेल्डोरा से कहते हैं कि तुम्हें इतना हम्बल होने की जरूरत नहीं है, गलती तो हमारी ही है। तुमने हमारी एक प्रजाति के पर्सन को स्लेवरी से फ्री करवाया और हमने तुम्हारे साथ ऐसा किया, इसलिए हमें माफ कर दो और तुम्हारा शुक्रिया भी। तो रियो भी अब उन लोगों की गलती को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि गलती मेरी भी है, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे डोमेन के अंदर कदम रख लिया। तो वो लोग अब उसे कहते हैं कि शुक्रिया के तौर पर हम तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं, पर हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग को क्या करना चाहिए तुम्हारा शुक्रिया करने के तौर पर। तो रियो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुम लातिफा का ख्याल रख सकते हो। तो वो लोग कहते हैं ठीक है, तुम्हें इसके लिए भाव करने की जरूरत नहीं है, वैसे तुम हमें अपनी डिजायर बताओ। तो रियो अब कहने लगता है कि अगर पॉसिबल हो सके तो मुझे लगता है कि लातिफा मुझसे काफी ज्यादा अटैच हो रही है, तो इससे पहले कि वो ज्यादा अटैच हो उसे यही रहना चाहिए। तो वो लोग कहते हैं ठीक है, पर क्या लातिफा के लिए तुम इस विलेज में थोड़े समय के लिए नहीं रहोगे। तो रियो कहते हैं ठीक है, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं रह लूंगा। जिस पर दादी माँ कहती है ठीक है, बाकी एल्डर्स को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। वहीं बाकी के एल्डर्स भी अब रियो से कहते हैं कि हाँ तुम काफी अच्छे पर्सन हो तो तुम यहाँ रह सकते हो, वैसे अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। वहीं डोमिनिक रियो से कहते हैं कि अगर तुम हमारे विलेज की किसी भी लड़की से शादी करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। तो सुनकर दादी माँ से कहती है कि अपना मुंह बंद रखो। तो रियो उन लोगों से कहता है कि जितने समय के लिए मैं यहाँ पर हूँ क्या तुम लोग मुझे स्पिरिट आर्ट के बारे में सिखा सकते हो। तो वो कहते हैं ठीक है, हमें उसके लिए रियो के लिए एक अच्छा टीचर ढूंढना चाहिए। तभी उन लोगों को एक लड़की की आवाज आती है जो कि कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं रियो को सिखा सकती हूँ। ऐसा बोलकर वो लड़की उन लोग के सामने आ जाती है। उसे देखकर सभी एल्डर अब खड़े हो जाते हैं और अब वो लोग रियो को बताते हैं कि ये लड़की लेडी ड्रायस है, यानी कि ये वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट है। जो सुनकर रियो भी काफी हैरान हो जाता है। तभी ड्रायस अब रियो से कहती है कि मैंने बिल्कुल ऐसा ही सोचा था, प्रेजेंस थोड़ी सी कम है पर मैं सेंस कर पा रही हूँ कि तुम्हारे अंदर एक स्पिरिट है, लगता है वो सो रही है, क्या तुम्हें पता है कि वो स्पिरिट कौन सी है। तो रियो कहते हैं नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कौन सी स्पिरिट है। तो ड्रायस अब कहने लगती है कि तो काफी अजीब बात है, अगर तुम्हारे अंदर एक स्पिरिट है तो उसकी वजह से तुम मैजिक यूज नहीं कर पा रहे होगे, क्या तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तो रियो कहता है हाँ ऐसा तो है, मैं मैजिक यूज ही नहीं कर सकता हूँ, जिसकी वजह से सही बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे। जो सुनकर ड्रायस कहती है कि अगर ऐसी बात है तो क्या मैं थोड़ा इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन कर लूं। तो रियो कहते हैं ठीक है। जिसके बाद अब ड्रायस उसके काफी क्लोज आ जाती है और अब वो काफी हैरान होकर कहती है कि तुम्हारे अंदर तो काफी ज्यादा कमाल का ओडी का अमाउंट है, क्या तुम सही में एक इंसान हो। तभी अचानक से वो थोड़ी सी घबरा जाती है। जो देखकर रियो से कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ मिला। तो वो कहती हाँ मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर एक पर्सन शेप्ड स्पिरिट सो रहा है। जो सुनकर तो सभी हेल्डर्स काफी
ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वही रियो थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा होता है, जो देखकर ड्रायस कहती है कि लगता है तुम्हें पता नहीं है कि एक पर्सन शेप स्पिरिट कितनी ज्यादा रेयर होती है। सिंपली बताऊं तो ऐसी स्पिरिट जो कि मेरी तरह पर्सन की शेप ले सकती है, वो स्पिरिट सेकंड हाईएस्ट क्लास या फिर उससे भी ज्यादा ग्रेड की होती है। ये सुनकर दादी माँ कहती है कि इसका मतलब वैसी एक स्पिरिट रियो के अंदर सो रही है। तो ड्रायस कहती है हाँ, वो जो स्पिरिट है वो हाईएस्ट क्लास की है, उसे 6 ग्रेट स्पिरिट्स भी कहा जाता था और वो हजारों सालों पहले डिवाइन डीवन वॉर में मिसिंग हो गई थी। और रियो के अंदर जो स्पिरिट सो रही है वो हाई क्लास स्पिरिट में से ही एक है। तो रियो अब कहते हैं कि क्या इसका मतलब कोई दिक्कत की बात है, जिस पर ड्रायस कहती है कि मुझे नहीं लगता, पर विलेज के बच्चों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। मैं भी सिर्फ एक सेकंड हाईएस्ट क्लास की ही स्पिरिट हूँ, पर फिर भी विलेज के सभी बच्चे मुझे पूछते हैं। ये सुनकर सभी एल्डर अब कहने लगते हैं कि इसका मतलब हमें रियो को अब और अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, शायद से तुम्हें एक सेंट की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये सुनकर रियो कहते हैं सेंट मतलब? तो डोमिनिक कहते हैं चिंता मत करो, ऐसा समझो कि हमारे विलेज की तरफ से तुम्हें एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी। तो रियो कहते हैं ठीक है। अगले सीन में रियो अब वापिस से लातिफा और बाकी सभी के पास आ जाता है। लातिफा रियो को देखकर काफी खुश होकर गले लगा लेती है। लातिफा रियो से कहने लगती है कि ये घर काफी ज्यादा कमाल का है, यहाँ पर ओपन बाथरूम है, एक किचन है और कमाल का व्यू है। जिसके बाद अब वो लोग खाना खा रहे होते हैं। रियो खाने को देखकर सोचता है कि ये तो चावल है। वो पूछता है कि ये क्या है, तो वो लड़की उसे बताती है कि ये ओरिजा ग्रेन्स हैं, ये यागुमो रीजन्स में पाए जाते हैं। तभी सारा रियो से कहती है कि हमें ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो, कि हम कौन से रूम में सोएं। तो रियो कहते हैं कि तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, जिस पर सारा कहती है कि दादी माँ ने कहा है कि हम तीनों तुम्हारे साथ रहें और तुम्हारा ख्याल रखें। जो सुनकर लातिफा हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम सभी लोग भी यहाँ रहोगे। तभी दादी माँ भी वहाँ आ जाती है और अब रियो से कहती है कि परमिशन दो कि सारा और बाकी सभी लोग तुम्हारे साथ रह सके। तो रियो कहते हैं कि मैं एक इंसान हूँ, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी क्या। तो दादी माँ कहती है नहीं, वैसे भी तुम्हारे और लातिफा के बारे में सभी विलेजर्स को पता चल चुका है, जो देखकर हायरफ्स तुम्हारे पास आ सकते हैं तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, ये बताने के लिए कि तुम बुरे नहीं हो, इसलिए ये सभी लोग यहाँ रहेंगे। वैसे भी ये लातिफा की भलाई के लिए ही है, तुम उसके गार्डियन हो, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए, है ना। तो रियो भी कहते हैं ठीक है, ये लोग यहाँ रह सकते हैं। जो सुनकर सभी लोग रियो का शुक्रिया करते हैं। रियो उनसे ये भी कहते हैं कि मुझे सर मत बुलाओ, तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें मास्टर रियो बुलाएंगे। तो रियो भी अब मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रियो स्पिरिट आर्ट के बारे में सीख रहा होता है और वो साथ में यहाँ की अलग अलग चीजों के बारे में सीख रहा होता है। साथ में वो काफी ज्यादा ट्रेनिंग भी कर रहा होता है पावरफुल बनने के लिए, और वो यहाँ काफी इंजॉय कर रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग अब इकट्ठा हो जाते हैं ग्रैंड स्पिरिट फेस्टिवल की रीड्स को शुरू करने के लिए, जहाँ पर सभी लोग स्पिरिट को चढ़ावा दे रहे होते हैं और कहते हैं कि हम लोगों पर ब्लेसिंग बनाए रखना। जो सुनकर ड्राई सभी लोगों के सामने आकर सभी को ब्लेसिंग देती है, जो देखकर सभी खुश हो जाते हैं। अगले सीन में हम लोग अब उसी विलन को देखते हैं, जो कि अब एक बंदे के साथ एक केव में आता है। वो बंदा कहते हैं कि क्या अभी अंदर जाना सही रहेगा, जिस पर वो बंदा कहते हैं हाँ, इस केव का ओनर अभी बाहर खाना ढूंढने के लिए गया होगा, तो ये सही मौका है। ऐसा बोलने के बाद वो केव के अंदर चला जाता है और कहते हैं कि मेरा वेट करना। इसके बाद हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसी बंदे ने अब उस बंदे को शाबाशी दी थी और कहा था कि तुमने काफी मेहनत करी है सेलेस्टियल लायन ब्रिगेड को ज्वाइन करने के लिए। अगर तुमने अपना अगला टास्क क्लियर कर दिया तो मैं तुम्हें परमिशन दे दूंगा ऑफिशियली ब्रिगेड को ज्वाइन करने के लिए, वो भी एक मेंबर के तौर पर। तो बंदा भी कहते हैं ठीक है, और अब वापस से प्रेजेंट का सीन आता है, जहाँ पर वो बंदा अब अपना टास्क करने के लिए आया हुआ होता है। वहीं अब वो बंदा भी अब बाहर आ जाता है और उसके पास एक अंडा होता है, जो कि वो अब उस बंदे को देता है और कहता है कि इसे तुम संभालो, हम लोग अब वापस जा रहे हैं इसे लेकर। तो बंदा अब कहते हैं कि लेकिन इस अंडे का जो मालिक है वो गुस्से में हमारे पीछे तो नहीं आ जाएगा। तो बंदा कहते हैं नहीं, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया रीजन का डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो दिक्कत की बात नहीं है। जिसके बाद अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अब वो बंदा देखता है कि उन लोग के पीछे अब काफी सारे वाइवोन्स यानी कि ड्रैगन्स पड़ गए हैं और वो काफी गुस्से में और वो अंडा वापस लेने के लिए आ रहे होते हैं। ये देखकर वो बंदा काफी खुश हो जाता है। और अब अगले सीन में हमें पता चलता है कि रियो और लातिफा को इस विलेज में आए हुए 1 साल पूरा हो चुका है। एल्डर सभी से कहते हैं कि तुम लोग को पता ही होगा कि इन लोगों ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। आज ग्रैंड स्पिरिट फेस्टिवल है, यानी कि आज कमाल का दिन है। रियो जैसे लेडी ड्रेस की किस लेगा, वो वेलकम हो जाएगा हमारा एक दोस्त बनने के लिए, और लातिफा भी हमारे विलेज की एक रेजिडेंट बन जाएगी। इसके बाद रियो भी जाता है और अब ड्रेस उसे सर पर किस कर देती है। तुम लोग को क्या लगा रियो को किस लिप्स पे मिलेगी? नहीं नहीं भाई, इतनी गंदी सोच मत रखो। जिसके बाद ड्रेस लातिफा को भी किस करके ब्लेसिंग दे देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। वहीं सभी लड़कियां काफी ड्रिंक हो जाती हैं कि वो तो रियो के पास ही आ जाती है। वो इतने नशे में होती है कि वो तो रियो को चिपकने लगती है, जो देखकर वो दूसरी लड़की वहाँ पर आ जाती है और अब उन लड़कियों से कहती है कि इस तरीके से रियो को परेशान मत करो, मुझे पता है कि तुम लोगों ने रियो के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा ली है। वो भी रियो से कहती है कि मैं भी आपके साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। वहीं सारा आप कहने लगती है कि लातिफा हम लोग को बड़ी बहन की तरह मानती है, पर रियो आप हमसे दोस्ती करने के बाद भी हमसे इतना दूर रहते हो। तो रियो कहते हैं माफ करना, मैं सोशलाइज करने में इतना अच्छा नहीं हूँ, पर अगर तुम लोग दोस्त बनना चाहते हो तो मुझे काफी खुशी होगी। इस पर वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और अब वो और ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं। तभी दादी माँ वहाँ आती है और रियो से कहती है कि लातिफा अब यहाँ पर एंजॉय करने लगी है, वो इस विलेज का अब पार्ट बन गई है। तो रियो कहते हैं हाँ, मुझे अब लातिफा को बता देना चाहिए कि मैं अब जा रहा हूँ। तो सुनकर दादी माँ कहती है कि वो तुम्हें काफी मिस करेगी, पर मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही समय है। अगले सीन में हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि अपने साथी से कहते हैं कि अभी के लिए हम लोग यहाँ रेस्ट करेंगे और स्टारल के लिए हम लोग कल निकलेंगे। मैं एरिया को थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट करने के
अकेले जा रहा हूँ और चिंता मत करो, ये एक आर्टिफैक्ट रख लो, इसे खा लो, इससे मुझे पता चलता रहेगा कि तुम कहाँ पर हो। मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगा अगर तुम्हारे ऊपर हमला हो गया तो। जो सुनकर बंदा कहते ठीक है और अब वो उस आर्टिफैक्ट को खा लेता है। बंदा उससे कहते हैं कि अगर कुछ भी हो जाए तो मेरी चिंता मत करना, इस ग्रिफिन को लेना और यहाँ से निकल जाना। अगर तुम्हें मुझे जल्दी ढूंढना है तो उस डायरेक्शन में आ जाना। ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है और कहता है कि अंडे का ख्याल रखना। जिसके बाद वो बंदा सीधा आसमान में आ जाता है और कहता है कि वाइवंस तुम लोग का समय हो चुका है अपने अंडे को वापस लेने के लिए, तो जल्दी से आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अब वाइवंस का ग्रुप आ जाता है। जो देखकर वो बंदा काफी खुश होता है और कहता है कि जिसे मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, मैं होप करता हूँ कि वो काम अपना अच्छे से निभाएगा। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ड्राइस को पता चल जाता है कि वहाँ पर वाइवंस का अब ग्रुप आ रहा है। दूसरी तरफ हम लोग को रियो और लातिफा को दिखाया जाता है जो कि अब जंगल में अकेले आ जाते हैं। लातिफा कहने लगती है कि हम लोग को वापस चलना चाहिए, हम लोग सभी लोग के साथ काफी इंजॉय करेंगे। तो रियो अब उसे रोकता है और कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर मजा आ रहा है? जिस पर वो कहती है हाँ, यहाँ पर काफी मजा आ रहा है, दादी माँ भी काफी अच्छी है और बाकी बहनें भी काफी अच्छी है और तुम भी यहाँ पर हो। ये सुनकर रियो उसे कहता है कि दरअसल बात ऐसी है कि थोड़े समय बाद मैं इस विलेज को छोड़कर चला जाऊंगा, तुम्हें पता है कि मुझे ईस्ट में जाना है। ये सुनकर लातिफा डर जाती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। रियो कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकता हूँ क्योंकि मैं ऐसी जगह पर जा रहा हूँ जहाँ पर मैं पहले खुद नहीं गया हूँ, इसका मतलब वहाँ खतरा हो सकता है। इस पर लातिफा कहती है कि नहीं, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती हूँ। रियो उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो सुनती नहीं है और अब वहाँ से चली जाती है। और इसी में एल्डर सभी लड़कियों को बताती है कि ड्राइस ने नोटिस करा है कि वाइवंस आ रहे हैं इस तरफ, अपने साथ वॉरियर्स को भी लेकर जाना। तो वो सभी लोग अब वहाँ से चले जाते हैं उन वाइवंस को देखने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग को अब उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि वापस से उसी केव में आ जाता है और कहने लगता है कि चलो अच्छा है कि सभी वाइवंस अब यहाँ से जा चुके हैं, अब यहाँ पर जितने भी अंडे हैं मैं उन सभी को आराम से ले जा पाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वो सभी अंडों को लेकर जाने लगता है। दूसरी तरफ वापस से हम सभी लड़कियों को देखते हैं जो कि अब उसी जगह पर आ जाते हैं और अब वो लोग वहाँ पर उसी लड़की को और ग्रिफिन को देखते हैं। वो लोग नीचे अब उतरते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम चुपचाप से हमारे साथ आओगे? आखिर तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे हाथ में वो अंडा किस चीज का है? ये सुनकर वो बंदा काफी घबरा जाता है और वो चाकू को बाहर निकालकर उन्हें डरा देता है, जिसके बाद वो अपने ग्रिफिन पर बैठकर उड़ जाता है। जो देखकर वो लोग उसके ऊपर हमला करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो रुक नहीं रहा होता है। वो लोग अब नोटिस करते हैं कि वो बंदा तो अब विलेज की तरफ जा रहा है। तभी अब अचानक से वहाँ पर एक वाइवन आ जाता है जो कि उस बंदे के पास उसी अंडे को देख लेता है और अब वो वाइवन काफी गुस्से में उसके ऊपर हमला करने लगता है। जो देखकर वो बंदा अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है उससे बचने के लिए। और बाकी सभी लड़कियां भी अब वाइवंस के पूरे झुंड को नोटिस करती है। जो देखकर सारा कहने लगती है कि आखिर इतने सारे वाइवंस यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? तो आलमा कहती है कि शायद से ये लोग उस अंडे को पाना चाहते हैं जो कि उस लड़के के पास है। ये सुनकर सारा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग उसे विलेज में घुसने नहीं दे सकते हैं। सारा अब ऑर्फिया और आलमा से कहती है कि हम लोग इन वाइवंस को संभाल लेंगे और तुम जाकर बाकी के वाइवंस को हराओ। ऐसा बोलने के बाद सारा अब दूसरे बंदे से कहती है कि इन सब के बारे में दादी माँ और बाकी सभी लोग को बताओ। तो वो बंदा भी मान जाता है और वो चला जाता है। जिसके वापस से हम लोग उसी बंदे को देखते हैं जिसने सारे अंडे अब उठा लिए हैं और अब वो एक क्रिस्टल निकाल कर कहता है कि अब तुम्हारा काम नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो क्रिस्टल तोड़ देता है और तभी हम देखते हैं कि वो बंदा अब मर जाता है, जिसकी वजह से वो और अंडा अब नीचे गिर जाते हैं। उसके पीछे अब एक वाइवन भी चला जाता है। जो देखकर सारा आलमा से कहती है कि उस वाइवन को संभाल लो। आलमा भी कहती है ठीक है, पर क्या तुम मुझे अपना बॉन्ड स्पिरिट दे दोगी? जिस पर सारा मान जाती है और अब उस बॉन्ड स्पिरिट यानी कि उस वुल्फ के ऊपर बैठकर नीचे चली जाती है। नीचे की तरफ हम लोग को लातिफा को ही दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि मैं रियो के साथ ही जाऊंगी। तभी अचानक से उसी वाइवन का अंडा अब वहाँ पर आकर नीचे गिरकर टूट जाता है। लातिफा भी अब पास जाती है और सामने जाकर वो कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि ये क्या है। तभी अचानक से वहाँ पर अब वही वाइवन आ जाता है जिसे देखकर लातिफा डर जाती है। वही वो वाइवन जैसे अब देखता है कि उसका तो अंडा अब टूट चुका है, वो देखकर वो काफी गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ हम लोग को विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब अफरा तफरी मच चुकी है। सभी लोग अब इधर से उधर भाग रहे होते हैं। जो देखकर रियो भी वहाँ पर पहुंचता है और एल्डर से कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है, जिस पर वो से बताते हैं कि फेस्टिवल कैंसिल हो गया क्योंकि वाइवन का एक झुंड यहीं आ रहा है। वहीं सारा और बाकी सभी लोग उन्हें रोकने में लगे हुए हैं, पर फिर भी वो वाइवन यहीं आ सकते हैं। तभी अब अचानक से रियो को अब लातिफा की आवाज सुनाई देती है। उसे पता चल जाता है कि लातिफा खतरे में है, इसलिए वो जल्दी से उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग उसी वाइवन को देखते हैं जो कि लातिफा के ऊपर हमला करके अब उसे नीचे गिरा देते हैं और अब उसके ऊपर फिर से हमला करने वाला होता है। पर तभी वहाँ आलमा आ जाती है जो कि उसे उस वाइवन की फायर से बचा लेती है। आलमा अब लातिफा से कहती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। इससे पहले कि लातिफा उसे जवाब दे पाती तभी वो वाइवन उन लोग के ऊपर हमला करता है। जो देखकर आलमा को अब लातिफा को साइड में लाना पड़ता है। इसके बाद वो लातिफा को साइड में रखने के बाद अब खुद जाकर उस वाइवन से लड़ने लगती है। वो उसके ऊपर एक हमला करती है पर वो वाइवन की जो स्किन होती है वो काफी ज्यादा हार्ड होती है। इसकी वजह से आलमा अब खुद आकर एक पेड़ के ऊपर गिर जाती है और वो काफी घायल हो जाती है। जो देखकर लातिफा अब आलमा से कहती है कि हम लोग इसे नहीं हरा सकते, इसलिए हमें यहाँ से भागना होगा। तो आलमा कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, नहीं तो ये जो वाइवन है ये विलेज में पहुंच जाएगा। वही वो वाइवन अब फायर का हमला करके आलमा के जो पेट्स होते हैं उन्हें मार देता है। जो देखकर आलमा सोचती है कि मुझे कैसे भी करके इस वाइवन को थोड़ा देर यहीं रखना होगा, मुझे टाइम बाय करना होगा। तभी अचानक से वो देखती है कि लातिफा अब वाइवन का ध्यान अपने और
लाने लगती है, जो देखकर आलमा उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, जिस पर लातिफा कहती है कि मैं भी विलेज का एक हिस्सा हूँ तो मैं टाइम बाय करती हूँ, जो सुनकर आलमा भी कहती है ठीक है मैं कुछ न कुछ करके इसे रोकती हूँ। हम अब देखते हैं कि आलमा लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, पर इतने में हम लोग देखते हैं कि वो जो वाइवन होता है वो लातिफा के सामने एक पेड़ गिरा देता है और अब उसके ऊपर हमला करके उसे मारने वाला होता है, पर तभी वहाँ रियो आ जाता है जो कि उस वाइवन के ऊपर आइस का हमला करके उसे पीछे कर देता है और अब वो जल्दी से लातिफा को उठाकर साइड में ले आता है। लातिफा उसे कहने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मैं ही भाग गई थी, जिस पर रियो से कहते हैं कोई बात नहीं, हम लोग बाद में बात करेंगे, तुम अभी साइड में हट जाओ। हम लोग अब देखते हैं कि वो वाइवन अब रियो के ऊपर हमला करने वाला होता है, पर रियो अब अकेले ही जाकर एक मुक्का मारता है उसे और अब एक एक करके वो अपने हाथों से उसे काफी ज्यादा मारने लगता है, जो देखकर आलमा काफी हैरान हो जाती है कि रियो अपने हाथों से ही उसे लड़ रहा है। हम अब देखते हैं कि वो वाइवन रियो के ऊपर अब फायर से हमला करने वाला होता है, जो देखकर रियो जल्दी से विंड मैजिक का यूज करके काफी सारी हवा को उस वाइवन के मुंह के अंदर फेंक देता है और अब वो जो आग होती है वो उसी के मुंह के अंदर ब्लास्ट हो जाती है, जिसके बाद रियो अब जाकर उसके सर पर काफी जोर से मारता है, जिससे कि वो वाइवन को अब काफी डैमेज मिलता है और वो मर जाता है और आकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर आलमा फिर से हैरान हो जाती है कि रियो ने इतना आसानी से ब्लैक वाइवन को हरा दिया। तभी वो लोग अब देखते हैं कि वो जो बाकी के वाइवन्स होते हैं वो भी अब वहाँ से चले जाते हैं। तभी अब वहाँ पर बाकी सभी लड़कियां भी आ जाती है, जो कि आलमा से अब कहने लगती है कि तुम तो काफी कमाल की हो, तुमने तो ब्लैक वाइवन को हरा दिया, जिस पर वो कहती है कि मैंने नहीं बल्कि रियो ने अकेले उसे हरा दिया, जो सुनकर सभी लोग अब काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर रियो पूछता है कि किसी को चोट तो नहीं लगी है ना, जिस पर वो कहते हैं नहीं सभी लोग सेफ है। आलमा अब कहने लगती है कि पता नहीं बाकी के वाइवन्स अब रिट्रीट क्यों कर गए, जिस पर सारा कहती है कि शायद से ऐसे इसलिए क्योंकि ये वाला वाइवन हार गया। वाइवन स्वर से डरपोक होते हैं, वो उन लोगों से नहीं लड़ते हैं जिनसे वो नहीं जीत सकते हैं, तो वो रियो से डर कर भाग गए। सभी लोग अब रियो का शुक्रिया करते हैं विलेज को बचाने के लिए, तो रियो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम सभी लोग का दोस्त हूँ तो ये तो मेरा फर्ज था। इसके बाद अगले सीन में हम लोग लातिफा को देखते हैं जो कि रियो से माफी मांगती है कल रात के लिए, तो रियो कहते हैं कि गलती मेरी थी, मुझे कोई और तरीका ढूंढना चाहिए था तुम्हें बताने का। तो लातिफा कहती है कि सच बात तो ये है कि मुझे ऑलरेडी पता था कि तुम मुझे छोड़कर जाओगे, मैं डर गई थी क्योंकि मैंने हमेशा ही तुम्हें परेशानी दी है, तो मुझे पता था कि तुम मुझे एक दिन छोड़कर ही जाओगे। तो रियो कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुमने मुझे कोई भी परेशानी नहीं दी है, तुम तो मेरी एक छोटी बहन हो, है ना। ऐसा बोलने के बाद वो उसका सर सहलाता है, तो लातिफा उसे कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें मुझ जैसी छोटी बहन चाहिए। ऐसा बोलने के बाद वो रियो को गले लगा लेती है और कहती है कि लेकिन मैं सही में चाहती हूँ कि मैं आपकी छोटी बहन बनूं, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई और आप काफी दयालु हो, इसलिए मैं आपकी छोटी बहन बनना चाहती हूँ। तो रियो अब कहने लगता है कि बात ऐसी है कि मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता हूँ, जो सुनकर लातिफा कहती है कि नहीं आप काफी ज्यादा दयालु हो। वो अब कहने लगती है कि मैं काफी ज्यादा हार्डवर्क करूंगी क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं आपसे फिर मिलूंगी। तो रियो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ, यागुमो रीजन की तरफ, पर मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया ना कि मैं क्यों जा रहा हूँ। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, दरअसल वो जगह है जहाँ से मेरे मरे हुए पेरेंट्स आए थे, इसलिए मैं वहाँ जाना चाह रहा हूँ। जो सुनकर लातिफा कहती है कि ये पहली बार है कि तुम मुझे अपने बारे में कुछ बता रहे हो। वो उसे कहती है कि मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि तुम इस बात पर भरोसा करोगे, पर फिर भी मैं तुम्हें बताती हूँ। बात दरअसल ये है कि मैं एक बार ऑलरेडी मर चुकी हूँ और मैं पहले एक इंसान हुआ करती थी और फिर मैं रिइनकार्नेट होकर ये बन गई जो कि तुम्हारे सामने हूँ। ये सुनकर रियो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वहीं लातिफा उसे बताने लगती है कि जिस जगह से मैं आई थी उसे जापान कहते थे, क्या तुम मेरी बात पर विश्वास कर रहे हो। जिस पर रियो कहते हैं हाँ मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक जापानीज पर्सन हूँ। ये सुनकर लातिफा काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया। जिस पर रियो कहता है कि मुझे पहले थोड़ा बहुत शक तो था पर मुझे अब विश्वास हो गया है। मैंने शुरुआत में तुमसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि तुम्हारी मेंटल स्टेट पहले ठीक नहीं थी, तो मैंने तुम्हें अपने बारे में भी नहीं बताया। सच्चाई तो ये है कि मैं कुछ भी नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं एक जापानीज था तो मेरे अंदर काफी सारे रिग्रेट्स थे। ये सुनकर लातिफा कहती है कि इसका मतलब आप भी मेरी तरह ही एक जापानीज थे, क्या वो रिग्रेट्स आपको अभी भी आते हैं। जिस पर रियो कहता है हाँ, पर मैंने कसम खाई है कि मैं ताकतवर बनूंगा और इस दुनिया के अंदर सर्वाइव करूंगा, इसी वजह से मैं एक बार यागुमो में जाना चाहता हूँ। सुनकर लातिफा कहती है ठीक है मैं भी ताकतवर बनूंगी, मैं आपका यही वेट करूंगी वापिस आने के लिए। जो सुनकर रियो खुश होता है और अब उसका शुक्रिया करता है और अब अगले सीन में रियो अब जाने वाला होता है और अब वो सभी एल्डर्स का शुक्रिया कर रहा होता है। तभी वो एल्डर रियो को एक तलवार देता है और कहता है कि हम ड्वार्फ की तरफ से है तुम्हारे लिए, ये स्वॉर्ड मिथिल से बनी है और ये तुम्हारे स्पिरिट आर्ट को एब्जॉर्ब कर सकती है और फिर वो तुम्हारे स्पिरिट आर्ट का यूज भी कर सकती है और तुम्हारे लिए ये आर्मर भी है। ये आर्मर उसी ब्लैक वाइवन से मरा है जिसे तुमने हराया था। इस आर्मर का डिफेंसिव स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छा है और ये आर्मर हल्का भी है। ये सुनकर रियो उसका शुक्रिया करता है उसे ये सब देने के लिए। वही दादी माँ उसे कहती है कि एल्फ की तरफ से तुम्हारे लिए सीक्रेट मेडिसिन है और एलेक्सर भी, और बीच लोगों की तरफ से तुम्हारे लिए खाना और पानी है। ये सारा सामान लेकर रियो कहता है कि मैं इतने सारे सामान को उठाऊंगा कैसे। तो वो अब दूसरा एल्डर रियो से कहता है कि इसे ले लो, ये स्पेस टाइम कैशे है। वो देखकर रियो कहता है कि मैं इतनी कीमती चीज को कैसे ले सकता हूँ। तो वो उसे कहते हैं कि ये कैसे प्रूफ है जिससे ये पता चलता है कि तुम हमारे दोस्त हो, अगर ये तुम्हारे पास होगा तो तुम्हारे लिए ट्रैवल करना इजी हो जाएगा। जो सुनकर रियो भी मान जाता है और अब वो उसे ले लेता है और अब वो चीज का यूज करके अपने सारे सामान
को उसके अंदर डाल लेता है। उससे वो एक स्टोरेज बना पाता है और सारे सामान को वो उसके अंदर डाल देता है। जाने से पहले रियो अब उन लोगों से कहते हैं कि अगर इस विलेज के ऊपर कोई भी खतरा आ जाएगा तो तुम लोग के दोस्त होने के नाते मैं जरूर आऊंगा वापिस और इस विलेज को बचाऊंगा। जो सुनकर सभी एल्डर खुश हो जाते हैं। लातिफा रियो से कहती है कि सेफ रहना, जिस पर रियो भी कहते हैं ठीक है। वो बाकी सभी लड़कियों का भी शुक्रिया करता है उसकी इतने समय तक मदद करने के लिए और उनसे कहते हैं कि मेरी छोटी बहन लातिफा का ख्याल रखना। तो वो लोग भी कहते हैं ठीक है। जो सुनकर लातिफा अब थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और अब वो रियो को गले लगा लेती है। जिसके बाद अब रियो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर लातिफा उसे रोते हुए बाय कर रही होती है और कहती है कि सेफ रहना। लातिफा काफी ज्यादा रोने भी लगती है, जो देखकर सभी लड़कियां उसे शांत कराती है। वहीं रियो तो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग को सीलिया को दिखाया जाता है, क्योंकि काफी समय से उसे रियो की तरफ से लेटर नहीं मिला है। वो सोच रही होती है कि क्या रियो ठीक होगा या फिर नहीं। अगले सीन में हम रियो को देखते हैं जो कि यागुमो रीजन में पहुंच जाता है। वो अब एक विलेज के पास आ जाता है और कहने लगता है कि यागुमो रीजन में आए हुए मुझे 2 हफ्ते हो चुके हैं, पर अभी तक मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में कोई भी क्लू नहीं मिले हैं। रियो अब ये चीज नोटिस करता है कि यहाँ के सभी लोगों के बाल काले कलर के हैं। रियो के सामने अब 2 लड़की होती है। वो अब उन लोगों से कहता है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ और मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। मैं इस विलेज के हेड से मिलना चाहता हूँ, तो तुम मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ पर है। तो वो एक लड़की अब उसे बताती है कि मेरी ग्रैंड माँ है जो कि इस विलेज की हेड है, मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ। वहीं पर हम लोग दूसरी लड़की को देखते हैं जो कि रियो को तो देखती ही रह जाती है। वही हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम सायो है और दूसरी लड़की का नाम है रूरी। अगले सीन में रूरी अब रियो को अपने घर पर ले आती है अपने ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए और कहती है कि एक अजीब सा बंदा आपसे मिलने आया है। रियो भी अब उन दादी माँ को देखकर कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये सुनकर दादी माँ कहते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा पोलाइट हो रहे हो, क्या तुम किसी दूसरी कंट्री से आए हो। तो रियो कहता है मैं काफी सारी लैंड्स को ट्रेवल करके आया हूँ। तो दादी माँ कहती है कि मेरा नाम युवा है, तुम्हें क्या काम है। तो रियो कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने आया हूँ, आपके पास में इसलिए आया हूँ क्योंकि ज्यादातर लोगों को आप अच्छे से जानती हो। तो दादी माँ अब उसे अंदर बुला लेती है। इसके बाद रियो अब बताता है कि जो मेरे पेरेंट्स थे वो यहीं रहते थे अब से 15 साल पहले। मेरे पेरेंट्स का नाम जैन और अयामे है। ये सुनकर दादी माँ काफी शौक हो जाती है, जिसे देख रियो कहते हैं कि क्या आप उनको जानते हो। तभी दादी माँ रूरी और सायो से कह देती है कि तुम लोग अपने काम पर वापस चले जाओ, क्योंकि दूसरे लोग की बातें हम लोग अभी करने वाले हैं, तो तुम चले जाओ। जिस पर वो लोग भी मान जाते हैं और वो चले जाते हैं। इसके बाद अब दादी माँ रियो से कहती है कि क्या तुम मुझे और डिटेल बता सकते हो। जिस पर रियो कहते हैं हाँ। तो रियो कहते हैं मैंने सुना था कि मेरे पेरेंट्स दोनों ही यागुमो रीजन में पैदा हुए थे। मेरे फादर पहले ही मर गए थे, तो मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। बाद में मैं अपनी जिंदगी अपने मोम के साथ काफी अच्छे से जी रहा था, पर मेरी मोम मर गई जब मैं सिर्फ 5 साल का था और मेरी मोम ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे यागुमो रीजन में लेकर आएगी। जैसे मैंने ट्रैवल करना शुरू किया, मैंने सोचा कि शायद से मैं अपने पेरेंट्स की लोकेशन के बारे में पता लगा पाऊंगा कि आखिर वो लोग कहाँ रहते थे, जिससे कि मैं उन लोग के लिए एक ग्रेव बना सकूं और उन लोग को अच्छे से रेस्ट इन पीस दे सकूं, वो भी उनके होमलैंड के अंदर। ये सुनकर दादी माँ कहती है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को अच्छे से जानती हूँ और तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखती हो। जिस पर रियो शौक होता है और कहता है कि आप मेरे पेरेंट्स को कैसे जानती हो। जिस पर वो कहती है कि मैं जैन की मदर हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी दादी माँ हूँ असली वाली। यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया, पर सच्चाई तो ये है कि मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हें क्या बताना चाहिए। हमने ऑलरेडी तुम्हारे पेरेंट्स की ग्रेव बना रखी है। अगले सीन में दादी माँ अब रियो को उन्हीं ग्रेव्स के पास ले आती है, जिसे देख कर रियो अब उन्हें अपनी रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि मदर और फादर मैं फाइनली यहाँ पहुँच गया। इसके बाद अब दादी माँ रियो को बताती कि तुम्हारे पेरेंट्स को किसी रीजन की वजह से इस कंट्री को सीक्रेटली छोड़ना पड़ा। उन लोग की वापस आने की कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं थी, इसलिए हमें पता था कि हमें उनकी ग्रेव बनानी पड़ेगी, इसलिए हमने ये बनाई है। तो रियो कहते हैं कि किस कारण की वजह से वो लोग बाहर गए थे। जिस पर दादी माँ कहती है माफ करना, उसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, पर जब समय आएगा तो शायद मैं तुम्हें बता पाऊँ। पर जब तक वो समय आएगा तो क्या तुम इस विलेज में रहना चाहोगे, क्योंकि तुम मेरे ग्रैंडसन हो। मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी क्योंकि मेरे सारे रिलेटिव सब मारे जा चुके हैं। समय पर रूरी और मैं ही है जो कि एक साथ रहते हैं। रूरी जैन यानी कि तुम्हारे फादर के बड़े भाई की बेटी है, यानी कि रूरी तुम्हारी कजन है। वो अभी 15 साल की है। जिसे सुनकर रियो कहता है कि वो तो मेरे से थोड़ी ओल्ड है। ये सुनकर दादी माँ शौक होती है और कहती है कि क्या तुम इतने यंग हो, लेकिन तुम तो काफी मैच्योर लगते हो। चलो छोड़ो वापिस चलते हैं। वो अब वापिस जा रहे होते हैं, तभी रियो कहते हैं कि क्या मैं थोड़ी देर और यहाँ रुक सकता हूँ। जिस पर दादी माँ कहती है ठीक है। इसके बाद रियो अब थोड़ी देर वहाँ पर रुकता है और थोड़ी देर बाद अब वो घर वापिस आता है और अब रात भर रियो घर पर रुकता है। और अब जैसे सुबह उठती है रियो अब आकर दादी माँ को गुड मॉर्निंग कहता है। वो अब कहते हैं कि मैं जल्दी उठ गया हूँ, इसलिए मैं विलेज के काम में मदद कराने में मदद करूंगा। सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। रियो अब खाना बनाने लगता है, जो देखकर दादी माँ कहते हैं कि तुम तो सही में कमाल के हो। वही रूरी कहती है कि खाना बनाने के लिए ये वाला पानी यूज करना, हम लोग स्पिरिट आर्ट का यूज करके हर दिन पानी रिफिल करते हैं। ये सुनकर रियो सोचता है कि इसका मतलब ये लोग स्पिरिट आर्ट यूज कर सकते हैं। तभी रियो अपने स्पिरिट मैजिक को यूज करके गर्म पानी बना देता है, जो देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। रूरी कहने लगती है कि तो दादी माँ भी नहीं कर सकती है। अगले सीन में खाना खाने के लिए वहाँ पर शिन और सायो आ जाते हैं। शिन अब रियो को देखकर कहते हैं कि तुम कौन हो। वही दादी माँ अब रियो को बताती है कि ये शिन है, यानी कि ये सायो का बड़ा भाई है। वही दादी माँ उन लोग को बताती है कि ये रियो है और ये मेरे दूर के रिश्तेदार का बेटा है। अगले सीन
में वो लोग अब खाना खाने लगते हैं, जहाँ पर सभी लोग को रियो का बनाया हुआ खाना काफी पसंद आता है। वो लोग अब रियो की काफी तारीफ करते हैं। खाना खाने के बाद अब दादी माँ शिन से कहती है कि रियो को डोला के घर पर ले जाओ कि मैं रियो को एक हंटर बनाना चाहती हूँ। रियो कह रहा था कि वो हंटिंग नहीं कर सकता है और डोला भी कह रहा था कि उसे मदद की जरूरत है। तो शिन कहते हैं ठीक है, पर हंटिंग करने में काफी स्टेमिना लगता है, रियो कर भी पाएगा ये सब। तो दादी माँ कहते हैं चिंता मत करो, रियो काफी ताकतवर है, वो काफी समय से कंट्रीज को ट्रेवल कर रहा है, वो भी इतनी छोटी उम्र में। वो स्पिरिट आर्ट भी यूज कर सकता है। तो शिन कहता है कि वो तो मैं भी यूज कर सकता हूँ। इस पर दादी माँ कहती है कि लेकिन रियो तुमसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा। तो शिन कहता है कि वो तो देखेंगे। ऐसा बोलने के बाद अब रियो से कहता है कि मैं तुम्हें हंटिंग पर ले जाने वाला हूँ, पर मेरे रास्ते के बीच में मत आना। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर सायो अब रियो से कहती है सर रियो, मेरे भाई के बिहेवियर के लिए माफ कर दो। तो रियो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ हंटिंग करने के लिए। ऐसा बोलने के बाद वो हंटिंग करने के लिए चला जाता है। वहीं पर रूरी अब सायो से कहने लगती है कि तुम तो रियो को सर बुला रही हो, कहीं कोई चक्कर तो नहीं है। ये सुनकर सायो अब शर्मा जाती है और कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठी कहीं की। अगले सीन में हम लोग अब रियो को देखते हैं जो कि काफी इजीली से हंटिंग कर रहा होता है, वो भी शिन से भी बेहतर, जो देखकर शिन काफी चिढ़ जाता है। वहीं वो काफी थक जाता है, पर रियो अभी भी काम कर रहा होता है। वह डोलाब कहता है कि आज तो हमने काफी हंटिंग कर लिया है, पूरा विलेज के लिए खाना बन जाएगा आज तो। वहीं शिन तो अब चिढ़ जाता है क्योंकि उसने एक भी हंटिंग नहीं करी होती है, इसलिए वो अब चला जाता है। वह डोलाब रियो से कहते हैं कि इसको माइंड मत करना, मैं इससे बात कर लूंगा, वैसे क्या कल भी आओगे तुम मदद करने के लिए? जिस पर रियो कहते हैं हाँ आऊंगा। अगले सीन में हम लोग अब रियो को देखते हैं जो कि काफी गंदा हो चुका होता है हंटिंग के बाद, इसलिए वो अपने मैजिक को यूज करके वहाँ पर एक छोटा सा एरिया बना देता है, जिसके अंदर वो अपने मैजिक को यूज करके गर्म पानी डाल देता है और साथ में वो सोप का भी यूज करता है अपने आप को साफ करने के लिए। तब यहाँ पर सायो और रूरी भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या चीज है? तो रियो कहते हैं कि इसे मैंने बनाया है, वो भी नहाने के लिए। ये सुनने के बाद रूरी अब रियो को स्मेल करती है और कहती है कि तुम में तो अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा बोलने के बाद वो सायो से कहती है कि रियो को जरा स्मेल करना तो, पर सायो शर्मा रही होती है और वो जा नहीं रही होती है। ये देखकर रूरी उसे धक्का मार के रियो के पास फेंक देती है। इसके बाद सायो भी रियो को स्मेल करती है और कहती है कि हाँ सही में अच्छी खुशबू आ रही है, पर ये कैसे? तो रियो उन लोग को सोप के बारे में बताता है कि उसने सोप का यूज किया है, जो सुनकर वो उसकी तारीफ करते हैं। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर शिन और बाकी के थोड़े लड़के आ जाते हैं। वो भी पूछते हैं कि आखिर ये क्या है? तो सायो बताती है कि ये बात है। ये देखकर शिन फिर से चिढ़ जाता है और वो रियो के बारे में कुछ कुछ बुरा बोलने लगता है और ये भी कहने लगता है कि रियो कमजोर है। ये सुनने के बाद सायो और रूरी उससे कहने लगते हैं कि ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। वहीं रूरी अब कहती है हाँ दिखता नहीं होगा, पर रियो के पास काफी सारी मसल है। वहीं पर सायो भी अब शिन के ऊपर काफी गुस्सा में रहती है, जो देखकर शिन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग अब रियो को देखते हैं जो कि फायरिंग में मदद करा रहा होता है। वहीं पर अब बाकी सारी लड़कियां अब उसे ये देखकर शर्मा रही होती है। वहीं सायो भी आ जाती है और वो भी रियो को शर्मा कर देखने लगती है। भाई साहब रियो ने तो अपना पूरा हैरम बना लिया है यहाँ पर। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि उन लोगों को पता चलता है कि जो क्रॉप्स है वो काफी ज्यादा अच्छी होगी है इस साल और टैक्स का एग्जामिनर भी काफी जल्द आने वाला है। इसके बाद अब दादी माँ रियो से कहती है कि तुम काफी कमाल के हो, इसलिए मैं तुम्हारी एक मदद चाहती हूँ और वो ये है कि सारे ट्रिब्यूट होने के बाद जो बचा हुआ राइस है उसे कैपिटल के अंदर बेचा जाता है। तो क्या तुम ट्रांसपोर्ट टीम को गार्ड कर सकते हो? जिस पर रियो भी कहते हैं ठीक है। तभी अब अचानक से वो लोग अब देखते हैं कि शिन और बाकी के कुछ लोग जो कि दूसरे विलेज से हैं, वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। हमें अब पता चलता है कि दूसरे विलेज के लोग अब उस बाथिंग एरिया के अंदर बिना परमिशन के जा रहे हैं, जो देखकर शिन काफी गुस्से में आ जाता है और अब उसे कहते हैं कि तुम इसे ऐसे ही यूज नहीं कर सकते हो। जो सुनकर वो बंदा कहता है कि मैं यहाँ का गेस्ट हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो रूरी के बारे में भी कहने लगता है कि रूरी तुम तो पहले से काफी ज्यादा ग्रो कर चुकी हो। साथ में अब वो सायो के बारे में भी उल्टा पुल्टा बोलने लगता है, जो देखकर शिन उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, पर तभी रूरी उसे रोक लेती है और कहती है कि अगर ऐसे ही तुम इसके ऊपर मुक्का मारोगे तो प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये बंदा नेबरिंग विलेज के हेड का बेटा है, भले ये कितना भी बेकार है। रूरी अब उस बंदे से कहती है कि गोन आखिर तुम हमारे विलेज में क्यों आए हो? जिस पर वो बंदा कहता है कि मुझे तुम्हारे घर पर रुकने दो, क्योंकि मैं अपने ट्रेड गुड्स को बेचने आया हूँ रॉयल कैपिटल में। मैं उसी रास्ते पर निकला हुआ हूँ, पर जो मेरी कार्ट है वो टूट गई है और उसे रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं यहीं रुकूंगा। जिस पर रूरी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग तुम्हें एक गेस्ट हाउस दे देंगे। जिस पर गॉन कहता है नहीं, आगे चलकर मैं तुम्हारा हस्बैंड बन सकता हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। इस विलेज की हेड ने तुम्हें वैसे भी अपने उत्तराधिकारी बनाने के लिए रखा हुआ है, इसलिए मैं वॉलंटियर बनूंगा तुम्हारा हस्बैंड बनने के लिए। जो सुनकर शिन अब उसे कहता है कि तुम मजाक करना बंद करो, विलेजर्स कभी भी इसे अलाउ नहीं करेंगे। ये सुनकर अब गॉन कहता है कि क्या तुम जेलस फील कर रहे हो, कहीं तुम्हें रूरी पसंद तो नहीं है? ये सुनकर शिन अब गुस्से में आकर गॉन के ऊपर हमला कर देता है, पर गॉन अब उसके अटैक को काफी इजीली रोक लेता है। इसके बाद गॉन अब शिन का गला दबा देता है और कहता है कि क्या तुम्हारे अंदर बस इतनी ही ताकत है? तभी वहाँ पर दादी माँ आकर गॉन को रोक देती है और अब गॉन भी शिन को छोड़ देता है। सारी बातें सुनने के बाद दादी माँ अब गॉन से माफी मांगती है शिन और बाकी की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। वह उसे ये भी कहती है कि तुम्हारा बिहेवियर भी काफी बुरा था, आज रात हम तुम्हें एक गेस्ट हाउस दे देंगे। जिस पर गॉन भी कहते ठीक है। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से जा ही रहा होता है, पर तभी उसे वहाँ पर रियो दिखता है। उसे देखकर गॉन सोचता है कि क्या ये नया बंदा है,
है, ये तो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और अब गोन जाते जाते जानबूझकर रियो को लात मारने की कोशिश करता है, पर रियो का पैर काफी ज्यादा हार्ड होता है। गोन अब उसको कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, बल्कि गोन खुद ही नीचे गिर जाता है। इस वजह से गोन की बेइज्जती हो जाती है और वो चुपचाप से वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अब दादी माँ सभी लोगों से कहने लगती है कि वापस चले जाओ, मैंने गोन और उसके साथियों को मना कर दिया है कि वो लोग अपने हट से यानी कि अपने हाउस से बाहर नहीं निकलेंगे, पर फिर भी सतर्क रहना। वहीं पर शिनब थोड़ा सा घबराया हुआ होता है, वो दादी माँ से आकर कहता है कि क्या आप सायो को आज के लिए रख लोगे, क्योंकि गोन का कोई भरोसा नहीं है, आप और रूरी सायो के साथ रहोगे तो वो सेफ रहेगी। तो दादी माँ भी मान जाती है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब सोने के लिए जा रहे होते हैं, पर तभी रियो आकर सायो और रूरी को एक चीज दे देता है और कहते हैं कि इसे अपने रूम के कॉर्नर में रख देना, ये एक प्रोटेक्टिव एमुलेट है। तो वो लोग भी अब उस चीज को ले लेते हैं। अगले सीन में गोन और उसके साथ ही बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने अपनी खुद की ही कार्ड को तबाह कर दिया, जिससे कि वो लोग यहाँ पर रुक कर अपने बुरे कारनामों को अंजाम दे सके। अगले सीन में हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब टैक्स एग्जामिनर आ जाता है। उस बंदे का नाम होता है सागा हयाटे। इसके बाद अब वो एग्जामिनर सारी चीजों को एग्जामिन करता है और साथ में अब उन लोग के साथ खाना भी खाता है। दूसरी तरफ अब रियो को दिखाया जाता है, जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर तभी उसे पता चल जाता है कि रूरी और सायो उसे देख रहे हैं। वो लोग भी अब वहाँ पर आकर रियो की ट्रेनिंग की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि जब से तुम यहाँ इस विलेज में आए हो तब से तुम हर दिन ट्रेनिंग करते हो, वैसे तुमने मार्शल आर्ट शुरू क्यों करी। तो रियो अब याद करते कि किस तरीके से उसने मी चैन के साथ प्रॉमिस किया था कि वो उसे मरते दम तक प्रोटेक्ट करेगा। वो याद करके रियो उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मैंने मार्शल आर्ट्स क्यों सीखा, बताने में मुझे थोड़ी शर्म आती है। तो वो लोग अब और ज्यादा एक्साइटेड होकर कहने लगते हैं कि ऐसी बात है तो हमें आप जरूर बताओ। रियो भी अब उन लोग को बताने लगता है। वो बताता है कि जब मैं छोटा था तब मैं एक लड़की को पसंद करता था, इसलिए मैं इतना ताकतवर बनना चाहता था जिससे कि मैं उस लड़की को प्रोटेक्ट कर सकूं, पर अब उस लड़की के साथ मेरा कोई भी कांटेक्ट ही नहीं है। शायद इस समय पर वो किसी ऐसे पर्सन के साथ होगी जिससे वो प्यार करती है, और मुझे तो लगता भी नहीं है कि उसे मैं याद हूँगा भी या नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो रहती कहाँ पर है। ये सुनकर रूरी कहती है कि अगर वो जिंदा हुई तो मैं होप करती हूँ कि तुम दोनों एक दिन जरूर मिलो, जिस पर रियो कहते हैं हाँ मैं भी ये होप करता हूँ, वैसे अभी के लिए मैं अपने आप के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तभी वो एग्जामिनर भी बात लेकर आ जाता है और वो रियो का शुक्रिया करते हैं इतनी कमाल की बात हाउस बनाने के लिए, जिसके बाद रियो रूरी और सायो से कहते हैं कि तुम लोग अब जाकर बात ले सकते हो। तो वो लोग भी अब मान जाते हैं और अब वो लोग बात लेने के बाद सीधा जाकर सो जाते हैं। पर तभी हमें लोग को पता चलता है कि कोई उन लोग के रूम में आ जाता है। हमें पता चलता है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि गोन होता है, जो कि अपने साथी के साथ यहाँ पर आया है। उसे देखकर रूरी चिल्लाने वाली होती है, पर तभी गोन उसका मुंह काफी जोर से पकड़ लेता है, जिससे से सायो भी डर कर चिल्लाने वाली होती है। पर तभी गोन अब सायो से कहता है कि अगर तुम चिल्लाओगे तो मैं रूरी को काफी जोर से मारूंगा और तुम्हें भी मारूंगा। तभी हम लोग को अब पता चलता है कि उसी प्रोटेक्टिव एमुलेट की वजह से अब रियो को पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और वो जल्दी से वहाँ पर आकर गोन के साथियों को एक एक मुक्का मार के ही खत्म कर देता है। जिसके बाद अब रियो जैसे अंदर का नजारा देखता है, उससे अब अपने पास्ट के बारे में याद आ जाता है, किस तरीके से एक बंदे ने उसकी मॉम को उसी की आंखों के सामने मार दिया था। रियो को देखकर गोन अब रियो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर रियो एक ही झटके में गोन को पूरा उल्टा पुल्टा कर देता है और पीछे गिरा देता है। गोन भी अब लकड़ियां तोड़कर बाहर गिर जाता है, जिसके बाद रियो अब उसके गले के ऊपर अपना पैर रख लेता है। इससे से गोन को सांस नहीं आ रही होती है और वो रियो को रुकने के लिए कहने लगता है। तो रियो भी अब रुक जाता है, पर अब वो गोन को काफी जोर जोर से लगातार मुक्के मारने लगता है। सारी आवाजें सुनने के बाद अब वहाँ पर वही एग्जामिनर भी आ जाता है और अब वो रियो को रोक लेता है और कहते हैं कि अगर तुम गोन को और ज्यादा मारोगे तो वो मर जाएगा। वही हम देखते हैं कि गोन की तो काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। तभी अब वहाँ पर दादी माँ भी आ जाती है। दादी माँ को पता चल जाता है कि गोन ने रूरी और सायो को छेड़ने की कोशिश करी है। वहीं वो एग्जामिनर कहता है कि इन सब चीजों को मैं संभाल लूंगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो गोन से कहते हैं कि तुमने काफी खतरनाक क्राइम किए है, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वहीं अब रियो चुपचाप से आकर दूर खड़ा हो जाता है। वो अब कहते हैं कि ये दूसरी बार हुआ है कि मैं किसी को जान से मारना चाहता था। मुझे फील हो रहा है कि मैं धीरे धीरे करके हारुतो नाम के बंदे की क्लोज हो रहा हूँ। मैं आखिरकार अपने रिवेंज के बारे में कैसे भूल सकता हूँ, मैं भी तो उस किलर की ही तरह हूँ। अलेसी में एग्जामिनर सभी को बताता है कि कल किंगडम से एक मैसेंजर आएगा और उसी मैसेज में हमें पता चलेगा कि गोन को और उसके साथियों को कस्टडी में लिया जाएगा या नहीं। वह वो सब सुनकर रियो सभी लोगों से माफी मांगता है और कहता है कि मेरी वजह से सभी लोगों को काफी परेशानी हुई। तो दादी माँ कहती है माफी मत मांगो, वैसे शुक्रिया रियो और सायो को बचाने के लिए। तभी वो एग्जामिनर अब रियो से कहते हैं कि अगर तुम गोन को हिट नहीं करते तो मैं उसे हिट करता। ये सब सुनकर रियो फिर से माफी मांगता है। ये देखकर दादी माँ कहती है कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे वो था। ये सुनकर रूरी कहती है कि आप किसकी बात कर रहे हो, पर दादी माँ उसे इग्नोर कर देती है और उसे कुछ बताती नहीं है। इसके बाद अब वो लोग बैठकर आपस में ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि गोन और उसके साथियों को अब पनिशमेंट दी जा रही है और साथ में जितने भी राइस वगैरह हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। दादी माँ जाकर उस एग्जामिनर का शुक्रिया करती है और कहती है कि आपकी वजह से गोन और उसके साथी रॉयल कैपिटल के प्रिजन कैंप में जाएंगे और हमारी ट्रांसपोर्ट टीम भी सेफली निकल जाएगी। तो एग्जामिनर भी कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी है,
है। जोसिन का दादी माँ काफी खुश होती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा एक काम करो, ये लेटर तुम्हारे फादर लॉर्ड गोकी के लिए है, मेरी तरफ से उन्हें ये लेटर दे देना। तो वो एग्जामिनर भी मान जाते हैं, जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ चला जाता है। वह रियो, सायो और शिन बाकी के लोग भी अब ट्रांसपोर्ट टीम के साथ निकल जाते हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि काफी समय बाद अब वो लोग फाइनली रॉयल कैपिटल में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद अब सभी लोग अब अपने रहने की जगह पर रह रहे होते हैं। वही डोला रियो और शिन को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद अब वो लोग गोन और उसके साथियों को अब जेल में बंद कराए जाते हैं। वही शिन कह रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे गोन को अपने हाथों से मारना था। अगले सीन में वो लोग अब खाना खाकर बाहर निकलते हैं। वही पर शिन अब रियो का शुक्र करता है सायो को बचाने के लिए, और अब वो ये भी कहने लगता है कि मुझे सायो को कामुतान खिलाना पड़ेगा, जो कि अभी अभी हमने खाया है। अगले सीन में हम लोग अब रियो और सायो को देखते हैं, जो कि थोड़ी बहुत शॉपिंग करके वापस आ रहे होते हैं। जिसके बाद अब रियो से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कामुतान खाने चलोगे, क्योंकि शिन ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूं, क्योंकि तुम दोनों के बीच में तो लड़ाई चल रही है। इसलिए शिन को लगा कि तुम उसकी बात मानोगी नहीं और खाना नहीं खाओगी, इसलिए उसने मुझे कहा। वैसे तुम्हारा भाई काफी ज्यादा अच्छा है। इस बात पर सायो भी एग्री करती है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर एक दुकानदार यानी कि एक लड़की रियो से कहती है कि क्या तुम अपनी इस गर्लफ्रेंड के लिए कुछ लेना चाहोगे। इस पर सायो कहने लगती है कि लेकिन मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। जिस पर वो लड़की कहती है कि लेकिन तुम लोग एक साथ काफी अच्छे लगते हो, इसलिए मुझे लगा। तो वैसे क्या तुम एक सुवरीन खरीदना चाहोगे इस कैपिटल की। तो रियो भी अब सोचता है और अब वो सायो से कहते हैं कि क्या इनमें से तुम्हें कुछ चाहिए। तो सायो पहले तो शर्माती है, पर उसे एक हेयर पिन काफी ज्यादा अच्छी लगती है। वो चीज रियो को भी काफी पसंद आती है। वो सायो से कहते हैं कि तुम पर काफी प्यारी लग रही है। ये सुनने के बाद सायो और ज्यादा शर्मा जाती है, पर ये चीज काफी ज्यादा महंगी होती है, लेकिन फिर भी रियो इसे खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। सायो उसे मना करने की कोशिश भी करती है, पर रियो नहीं मानता है और वो उसे वो हेयर पिन दिलाकर चला जाता है। रियो के जाने के बाद वही लड़की अब सायो से कहती है कि अपना बेस्ट ट्राई करना इस लड़के को अपना बनाने के लिए, क्योंकि इस लड़के के लिए कंपटीशन काफी ज्यादा रहने वाला है। इसके बाद अब अगले सीन में हम लोग कुछ गुंडों को देखते हैं, जो कि एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। वह उस लड़की की बॉडीगार्ड उस लड़की को बचाने के लिए आगे आ रही होती है, पर बाकी के गुंडे उसे लड़ रहे होते हैं। इसकी वजह से वो उसे बचा नहीं पा रही होती है। इस चीज को देखकर रियो जल्दी से वहां पर आते हैं और वो उन गुंडों की बैंड बजाकर उस लड़की को बचा लेता है, पर अब वो लड़की बेहोश होती है, जो देखकर वही उस लड़की की बॉडीगार्ड भी वहां पर आ जाती है और वो कहती है कि माफ करना, मैं कुछ ज्यादा कमजोर हूँ। जिस पर रियो से कहते हैं कि अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो तब मांगना जब ये लड़की उठ जाए। ये सब कुछ लड़ाई देखने के बाद वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आने लगते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। वही रियो परेशानी में नहीं फंसना चाहता है, इसलिए वो सायो को हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। अगले सीन में हम लोग अब उसे एग्जामिनर को देखते हैं, जो कि अब किसी बंदे से कह रहा होता है क्या कोमोमो किडनैप होने वाली थी। जिस पर वो बूढ़ा सा बंदा कहता है हाँ, एक यंग मैन अचानक से आकर कोमोमो को बचा लिया। बाय द वे कोमोमो वही लड़की है जिसे थोड़ी देर पहले रियो ने बचाया है। मैं अब पता चलता है कि वो बूढ़ा सा बंदा और कोई नहीं बल्कि इस एग्जामिनर का फादर है। वो एग्जामिनर अब अपने फादर को वही लेटर देता है जो कि दादी माँ ने उसे देने के लिए कहा था। उस लेटर को पढ़ने के बाद अब वो बंदा काफी ज्यादा शौक हो जाता है और अब वो उस एग्जामिनर से कहते हैं कि क्या तुम रियो से मिले हो। अगले सीन में रियो और सायो वापस आते हैं। वहीं पर वो लोग अब सायो के ऊपर उस हेयर पिन को देख लेते हैं और से कहते हैं कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो अब सायो शर्माने लगती है। ये देखकर वो लोग समझ आते हैं कि रियो ने उसे ये दिया होगा। वही रियो भी थोड़ा बहुत शर्मा जाता है और वो कहते हैं कि मैं सामान रखने जा रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो जा रहा होता है, तभी वहाँ पर एग्जामिनर और उसका फादर वहाँ पर आ जाता है। अगले सीन में वो लोग अब आराम से बैठकर बातें कर रही होती है, जहाँ पर अब वही बूढ़ा सा बंदा बताता है कि मेरा नाम सागा गोकी है और उसकी वाइफ का नाम होता है कायोको। वो लोग अब रियो से कहते हैं कि हम तुम्हारी मदर को जानते हैं, उसका नाम कारासुकी अयामे है। तुम्हारी मदर रॉयल फैमिली की एक मेंबर हुआ करती थी। जो सुनकर रियो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। जिसके बाद सागा अब रियो से कहता है कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे तुम्हारे फादर जैन के साथ क्या कनेक्शन है। वह बताता है कि ये सब कुछ 20 साल पहले हुआ था। उस समय पर कारासुकी किंगडम हमारी नेबरिंग कंट्री के साथ वॉर में था। उस नेबरिंग कंट्री का नाम रोकुरन था। उस समय पर जैन एक सोल्जर था। वो काफी कमाल का था क्योंकि वो स्पिरिट आर्ट और मार्शल आर्ट दोनों ही यूज कर सकता था। ये देखकर किंग काफी इम्प्रेस हुए और उसे वॉरियर नोबल का रैंक दे दिया। उस समय पर उससे मैंने भी फाइट करी और सही में उसकी स्किल्स काफी ज्यादा कमाल की थी। इसी वजह से मैंने उसे रिकमेंड किया कि वो रॉयल फैमिली का गार्ड मेंबर बने। शायद तुम अब गैस कर सकते हो कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारी मदर को गार्ड किया था। थोड़े समय बाद तुम्हारी मदर तुम्हारे फादर यानी कि जैन को पसंद करने लगी थी और ये तब की बात है जब किंगडम ऑफ रोकरन के साथ हम लोग की ट्रूस चल रही थी, यानी कि दोनों किंगडम के बीच में दोस्ती हो गई थी। तभी एक मीटिंग के दौरान एक प्रिंस जो कि एक एम्बेसडर था, उसे लेडी आया में काफी पसंद आई और उसने कोशिश करी तुम्हारी मदर को किडनैप करवाने की। उस प्रिंस का साथ ही अब तुम्हारी मदर को किडनैप करने आया था, पर इस सब के बारे में जैन को पता चल जाता है और वो आकर तुम्हारी मदर को बचा लेता है। वह डर के मारे वो प्रिंस का साथ ही खिड़की से कूद जाता है, पर तुम्हारे फादर तुम्हारी मदर को बचा लेते हैं। लेकिन वो जो प्रिंस
होता है वो अब सभी लोग को बताता है कि उसके साथी को मार दिया गया है। वो एक झूठा इल्जाम लगा देता है, इसलिए अगर उन दोनों किंगडम के बीच में फ्रेंडशिप होगी तो वो जो प्रिंस है वो ये कहेगा कि जेन को मार दिया जाए और साथ में वो तुम्हारी मदर से शादी भी कर लेता। जो सुनकर रियो अब समझ जाते हैं कि आखिर उसके पेरेंट्स दूर क्यों भाग गए थे। सागे अब कहते हैं हाँ, किंग ने इन सब की अरेंजमेंट कराई थी और तुम्हारे पेरेंट्स चुपचाप से इस कंट्री को छोड़कर चले गए और जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमें उनके बारे में ना कोई न्यूज पता चली और ना कोई हमारी उनसे बात हो पाई। पर आज तुम्हारी दादी की तरफ से हमें एक लेटर मिला और तुम्हें देखकर मैं जरूर कह सकता हूँ कि हाँ, तुम उन्हीं दोनों के बेटे हो, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे क्या रियो, कल तुम मेरे साथ कैसल में चलोगे? क्योंकि मेरी इच्छा है कि तुम यहाँ के किंग और क्वीन से मिलो। तो रियो भी मान जाता है। अगले सीन में रियो अब किंग और क्वीन से मिलने के लिए आ जाता है। वो लोग भी अब रियो को बताते हैं कि तुम हमारे पोते हो, तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से बैठ सकते हो। तो रियो भी मान जाता है। रियो अब क्वीन से कहने लगता है कि आप तो बिल्कुल मेरी मदद की तरह ही लगती हो। जिसके बाद वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम हमें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में बता सकते हो? तो रियो उन लोग को स्ट्रेटली ही बता देता है कि वो दोनों मारे जा चुके हैं। जिस पर किंग कहते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कैसे मरे और उन लोगों की जिंदगी कैसी उन लोगों ने जी। तो रियो उन लोग को बताता है कि मेरे फादर तभी मर गए थे जब मैं काफी छोटा था, तो मैं उन्हें अच्छे से जानता नहीं, पर मेरी मदर एक काफी ज्यादा अच्छी पर्सन थी। वो कभी भी स्माइल करना बंद ही नहीं करती थी। उन्होंने कभी भी मेरे फादर की डेथ का दुख दिखाया ही नहीं। हम लोग हर दिन काफी ज्यादा खुश थे, पर जब मैं 5 साल का था तब मेरी मदर पास अवे हो गई। पर वो कैसे मरी ये जानकर तुम लोग को काफी ज्यादा ही दुख होगा, क्योंकि मेरी मदर को मार दिया गया था, वो भी मेरी आंखों के सामने। जिस बंदे ने मेरी मदर को मारा था उस बंदे का नाम लूशियस था। उस समय पर वो मेरे फादर के साथ एडवेंचरर के तौर पर काम करता था। मेरे फादर के मरने के बाद भी उसने हम लोग की काफी ज्यादा मदद करी थी। पर एक दिन जब मेरी मदर बाहर गई हुई थी तो लूशियस हमारे घर पर आया। हम लोग अब देखते हैं कि लूशियस जैसे अंदर आता है वो रियो को लात मार देता है और अब ये कहने लगता है कि इस दुनिया के अंदर ऐसे डीमंस है जो कि इंसानों के स्किन के पीछे छुपे रहते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो रियो को कोई चीज पिलाने लगता है। तभी अब वहाँ पर रियो की मदर आ जाती है। ये देखकर लूशियस अब उसे पकड़ लेता है और उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है। वहीं पर रियो तो काफी ज्यादा बेहोशी की हालत में होता है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। ये सुनने के बाद सभी लोग काफी उदास हो जाते हैं। वहीं क्वीन रियो से कहती है कि तुम तब से लेकर अब तक कैसे जिए हो? तो रियो कहता है कि जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि मैं स्लम्स में था और फिर मैं वहीं रहा एक ऑर्फन के तौर पर जब मैं 7 साल का हुआ तो एक ऐसा इंसिडेंट आया जब मुझे किसी को रेस्क्यू करना पड़ा। जिसे मैंने रेस्क्यू करा था वो एक प्रिंसेस थी, इसलिए खुश होकर किंग ने मुझे किंगडम के अंदर एकेडमी के अंदर पढ़ने की परमिशन दी। पर सभी लोग मुझसे हाई रैंक के थे, इसलिए मुझे काफी ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट किया गया। पर वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि मुझे अच्छे से ट्रीट करते थे, जिसकी वजह से मैं वहाँ पर कभी कभी एंजॉय भी कर पाता था। पर जब मैं 12 साल का हुआ तब मैं यहाँ पर आने के लिए निकल गया, क्योंकि मैंने अपनी मदर से प्रॉमिस करा था कि मैं इस जगह को एक दिन जरूर देखूंगा, वो भी उनके साथ। ये सब सुनकर किंग कहती है कि लगता है तुम और तुम्हारे मदर हमें काफी हेट करते होंगे। जिस पर रियो कहते हैं नहीं, मेरी मदर आपके लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल फील करती है कि आपने उन्हें मेरे फादर से शादी करने दी, तो मैं आपको हेट क्यों ही करूंगा। जिसे मैं हेट करता हूँ वो बंदा है जिसने मेरी मदर को मारा है, मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। इतने समय से उस बंदे से बदला लेने की आग ने ही मुझे अब तक जिंदा रखा है। मुझे पता है कि बदला लेने से कुछ भी नहीं होगा, मेरी मदर भी यही नहीं चाहेगी कि मैं बदला लूं। पर फिर भी अगर मैं लूशियस से कभी मिलूंगा तो मैं अपने इन्हीं हाथों से उसे मार दूंगा। तो किंग अब उसे कहती है कि अगर तुम बदला लेने के लिए रास्ते पर चलोगे तो तुम हेल में पहुंच जाओगे, तुम वहाँ से कभी भी वापस नहीं आओगे। तो क्या तुम अब भी बदला लेना चाहते हो? तो रियो कहते हैं हाँ, भले ऐसा करने में मैं कितना भी ज्यादा बुरा बन जाऊं, मैं बदला लेकर आऊंगा। जो सुनकर किंग कहते ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम सागा के साथ एक फाइट करो। कि सागा काफी कमाल का है, सराउंडिंग किंगडम्स में भी सागा की तरह कोई भी ताकतवर नहीं है, कोई भी उसे नहीं हरा सकता है, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है पूरे किंगडम का। जिस बंदे को तुम मारना चाहते हो वो भी काफी ज्यादा ताकतवर होगा। मुझे तो ये भी लगता है कि उसी बंदे ने तुम्हारे फादर को भी मारा होगा, इसलिए अगर तुम्हें लूशियस से लड़ना है तो तुम्हें इतना ताकतवर तो बनना ही पड़ेगा कि तुम उसे हरा सको। तो रियो कहते ठीक है, तो फिर मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सागा मुझे बेसिक के बारे में पढ़ा सके। अगले सीन में रियो सागा के घर पर आता है, जहाँ पर उसे वही लड़की यानी कि कोमोमो मिलती है। वो लोग अपने फादर यानी कि सागा को बताते हैं कि रियो ही है जिसने उन लोग की जान बचाई। ये सुनकर सागा काफी ज्यादा शौक हो जाता है। अगले सीन में हम लोग को अब सागा और रियो की फाइट दिखाई जाती है। इस फाइट को देखने के लिए सभी लोग काफी ज्यादा तैयार होते हैं। इसके बाद फाइट जैसे शुरू होती है, रियो काफी तेजी से जाकर सागा के ऊपर हमला करता है, पर सागा उसके अटैक को रोक लेता है और उसके ऊपर हमला करता है। पर रियो भी अब उसके अटैक को इजीली रोक लेता है। सागा रियो की अब तारीफ भी करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी पोटेंशियल काफी ज्यादा डरावनी है, तुम अभी भी अपने प्राइम वर्जन में नहीं पहुंचे हो। वैसे तुमने काफी अच्छी ट्रेनिंग करी है, तुम्हारा वेपन स्टाइल भी काफी ज्यादा कमाल का है। वो लोग अब आपस में लड़े रहे होते हैं, जिसे देखकर एग्जामिनर भी काफी ज्यादा शौक होता है और कहते हैं क्या फादर इस समय पर डिसएडवांटेज पर है। वैसा का काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो अब अपनी मैजिकल एनर्जी को अपनी तलवार के अराउंड गैदर कर लेता है और वो अपनी हिडन स्किल AS स्लैश यूज करता है, जो कि काफी पावरफुल होती है। पर रियो भी
अब अपनी स्वेट आर्ट का यूज करके पानी बना देता है हर जगह पर, और अब वो काफी तेजी से जाकर सागा के ऊपर हमला करने वाला होता है। यानी कि इस फाइट को अब रियो जीत जाता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो रियो की तारीफ करने लगते हैं। वही किंग भी अब रियो से कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम सागा के अंडर ट्रेनिंग लोगे, पर मुझे लगता है कि अब उसकी जरूरत है। इस पर रियो कहते हैं नहीं, मुझे थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत है जो कि वो मुझे दे सकती है। के बाद वो लोग रियो से कहते हैं कि हमारे पास जीने का ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए अगर कोई चीज है जो कि तुम्हें चाहिए तो प्लीज मांग लो। तो रियो कहता है जिस विलेज में मैं रहता था उसमें मेरी एक कजिन है और मैं उसे मेरी फैमिली के बारे में बताना चाहता हूँ। तो वो लोग अब समझ जाते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वही अब ट्रांसपोर्ट टीम वापस आ जाती है। रूरी अब पूछने लगती है कि रियो कहाँ पर है। वही हमें पता चलता है कि रियो तो अपने फादर और मदर की ग्रेव के पास होता है। वो अब कहते हैं फादर और मदर, मैं और ज्यादा नहीं भाग सकता हूँ। अगर मुझे जीना है, अगर मुझे उन लोग को प्रोटेक्ट करना है जिनकी मैं चिंता करता हूँ, तो उसके लिए मुझे अपने अंदर की बुराई को एक्सेप्ट करना होगा और आगे बढ़ना होगा। अगले सीन में अब रूरी को पता चलता है कि रियो उसका कजिन है और वो किंगडम का प्रिंस है। ये सब सुनकर रूरी विश्वास ही नहीं करती है और वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक विलेज का पर्सन प्रिंसेस से शादी करे। दादीमा कहती है कि लेकिन रियो के फादर काफी ज्यादा रिकॉग्निशन पा चुके थे वॉर की वजह से, और उनकी रैंक बढ़ गई थी, वो वॉरियर नोबल हो गए थे। विलेज में जितने बूढ़े लोग हैं उन सभी को स्टोरी के बारे में ऑलरेडी पता है। ये सुनकर रूरी कहती है कि ओ, इसका मतलब तो फिर एक प्रिंसेस से मिलना इतना भी अजीब नहीं होगा। वो अब काफी हैरान हो जाती है और वो रियो से माफी मांगती है उसके रूडनेस के लिए और कहती है कि मैं आपको लॉर्ड बुलाऊंगी अब से। तो रियो कहते हैं कि सबकी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी मदर थी रॉयल्टी पर मैं नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे नॉर्मली ही ट्रीट करो और रियो ही बुलाओ। तो रूरी भी मान जाती है और वो रियो से कहते हैं कि लेकिन तुम्हें मुझे रूरी बुलाना होगा, जिस पर रियो भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद रियो अब उन लोगों से कहते हैं कि ये बताना थोड़ा सा जल्दी रहेगा पर मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, और वो ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगले साल ही इस विलेज से चला जाऊंगा। तो दादी माँ कहती है कि मैं तुम्हें रोकूंगी तो भी तुम शायद नहीं रुकोगे, तो क्या तुम उसी जगह पर जाओगे जहाँ पर तुम बड़े हुए हो। तो रियो कहते हैं हाँ, बीच में एक जगह भी आती है जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ और हो सकेगा तो मैं इस विलेज में जरूर वापस आऊंगा। जिस पर वो लोग उसे कहते हैं हाँ जरूर वापस आना, हम लोग तुम्हारा वेट करते रहेंगे। जिस पर रियो भी शुक्रिया करता है। तभी रूरी अब रियो से कहती है कि तुम कह रहे थे कि तुम्हें बीच में कहीं रुकना है, इसका मतलब क्या कोई और भी है जो कि तुम्हारा वेट कर रहा है वहाँ पर। तो रियो कहते हैं हाँ, और अब उन लोग को लातिफा के बारे में बताता है। अगले सीन में रियो अब रूरी के पास आता है और कहते हैं कि मैं आज तक विलेज के सभी लोगों से नहीं मिला हूँ, इसलिए मैं आज उन सभी लोगों से मिलना चाहता हूँ। वह रियो से ये बात काफी नॉर्मल तरीके से कहता है, ना कि फॉर्मल लैंग्वेज में, जो सुनकर सभी लड़कियां ही काफी ज्यादा जेलस फील करती है कि आखिर रियो उससे इतनी नॉर्मल से क्यों बात कर रहा है। और इसी में हम लोग अब देखते हैं कि रियो सभी लोग की विलेज में काफी ज्यादा मेहनत कराता है और सभी लोग भी अब विलेज में काफी अच्छा काम कर रहे होते हैं। वहीं अब वो जाकर सायो से कहते हैं कि जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो जो कुछ भी मैंने सिखाया है उसका यूज करके मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग को सुपरवाइज करो। वो सुनकर सायो कहती है क्या तुम इस विलेज को छोड़कर जा रहे हो। तो रियो कहते हैं हाँ, पर इसके बारे में मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया और अगले हार्वेस्ट फेस्टिवल से खत्म होने से पहले मैं चला जाऊंगा। जिस पर सायो कहती है कि लेकिन तुम कहीं पास में ही जाओगे ना तो तुम कभी विलेज में वापस आ पाओगे, वो भी रेगुलरली, है ना। तो ये कहता है कि मेरा प्लान है कंट्री टू कंट्री ट्रेवल करना, तो मुझे नहीं पता कि मैं वापस आ पाऊंगा या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें पहले बता दिया है। ये सुनने के बाद सायो अब काफी ज्यादा उदास हो जाती है और अब उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, पर वो अपने आंसू को रियो से छुपा लेती है और वो अपना काम खत्म करने के बाद अब सीधा अपने घर पर आकर रोने लगती है क्योंकि रियो उसे छोड़कर चला जाएगा। वो रोए रही होती है, तभी शिन वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है क्या हुआ, जिसे देखकर सायो जल्दी से चुप हो जाती है और कहती है कुछ नहीं हुआ। तो शिन अब उसे कहता है कि नहीं, मुझे बताओ कि तुम्हें किसने रुलाया, क्या तुम्हें रियो ने रुलाया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोलने के बाद अब शिन वहाँ से जाने लगता है रियो से लड़ने के लिए, पर तभी सायो उसे रोक लेती है और कहती है कि उसने कुछ कहा तो नहीं है, पर रियो कह रहा है कि वो विलेज छोड़कर चला जाएगा। इस बात पर रियो से लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, पर शिन फिर भी नहीं मानता है और वो सीधा आकर रियो से बात करने लगता है। वो अब उसे कहता है कि प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि प्लीज इस विलेज में ही रहो, मुझे पता है कि जो मैं कह रहा हूँ ये काफी ज्यादा सेल्फिश है, पर प्लीज इस विलेज में रुक जाओ। ये सब देखकर सायो भी वहाँ पर आ जाती है और वो शिन से कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। वो अब शिन को वहाँ से लेकर जाने लगती है और साथ में अब उन लोगों से माफी मांगती है शिन के बिहेवियर के लिए। तो दादी माँ भी अब मान जाती है और कहती ठीक है, तो मैं नहीं पूछूंगी कि आखिरकार हुआ क्या है। जिसके बाद अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा होता है सायो अब काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रही होती है। इन सब चीजों को शिन भी देख रहा होता है पर वो कुछ कहता नहीं है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि फाइनली फेस्टिवल आ चुका है और सभी लोग अब उस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं पर सागा और डोला एक साथ लड़ाई करते हैं, वहीं सागा उसे हरा भी देता है। वहीं अब रियो भी सारी चीजों को अटेंड करता है। तभी वहाँ पर सायो आकर रियो से कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो रियो भी मान जाते हैं। इसके बाद वो लोग हल्के से प्राइवेट में आ जाते हैं बातें करने के लिए। इसके बाद अब सायो रियो से कहती है कि जो मैं तुमसे कहने वाली हूँ वो तुम्हारे लिए एक बर्डन की तरह हो सकता है, पर फिर भी मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ रियो। ये सुनकर रियो हल्का सा सरप्राइज हो जाता है, पर अब वो सायो से कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स रिटर्न करके नहीं
दे सकता हूँ। जिस पर सायो कहती है कि क्या ऐसा इसलिए क्योंकि तुम विलेज छोड़कर जा रहे हो? तो रियो कहते हैं नहीं, ये एक लौता रीजन नहीं है। जिस पर सायो कहती है कि तो फिर प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी है जिससे कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी स्लो डाउन नहीं करूंगी। मैंने पिछले 6 महीने से अपनी स्पिरिट आर्ट के साथ हर दिन अपनी बॉडी के साथ ट्रेनिंग करी है। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। मैं काफी ज्यादा और मेहनत कर चुकी हूँ और मैं तुम्हें होल्ड बैक नहीं करूंगी, इसलिए प्लीज मुझे ले चलो। जिस पर रियो कहता है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें वैसे प्यार नहीं करता हूँ जैसे तुम मुझे करती हो। ये सुनकर सायो रोने लगती है और वो रियो के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझे प्यार करो या फिर नहीं, पर प्लीज मुझे तुम्हारी साइड रहने दो। जिस पर रियो अब उसे मना कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। ये देखने के बाद सायो अब काफी ज्यादा ही रोने लगती है। वहीं जाते जाते रियो को पता चल जाता है कि ये सारी चीजों को शिन भी छुप कर देख रहा था और वो एक बार वहाँ रुकता है और अपने मन में कहता है शिन मुझे माफ कर देना। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं शिन को पता चल जाता है कि रियो ने उसे नोटिस कर लिया है। वो अपने मन में कहते हैं रियो तुम बहुत बुरे हो। ऐसा बोलने के बाद वो सायो के पास चला जाता है उसे दिलासा देने के लिए। वही हमें ये पता चलता है कि इन सब चीजों को सागा भी देख रहा था। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि दिन निकलने से पहले रियो अब अपनी जर्नी के लिए निकल जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी कल सभी लोगों को गुड बाय कर चुका है। वही दादी माँ कह रही होती है कि आखिरी समय तक सायो आ ही नहीं। जिस पर रियो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अब जा रहा हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखना। जिस पर वो लोग भी कहते हैं हाँ तुम भी अपना ख्याल रखना। ऐसा बोलने के बाद रियो अब चला जाता है। वहीं अब जब वो जा रहा होता है तभी उसे दिखाई देता है कि सायो तो गेट पर खड़ी थी। इसके बाद हम लोग को अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सागा अब सायो के पास आता है और कहता है तो तुम रियो को पसंद करती हो? जिस पर वो कहती है हाँ। तो अब वो उसे कहता है कि क्या तुम रियो को इतना पसंद करती हो कि तुम इस विलेज को साइड में कर दो, ऐसे विलेज को जहाँ पर तुम पली और बड़ी हुई हो। तो वो थोड़ा सोच में पड़ जाती है। जिस पर सागा कहता है कि लगता है कि मैंने चीजों को गलती से मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, लगता है कि तुम रियो को इतना भी प्यार नहीं करती हो। ऐसा बोलने के बाद वो जा रहा होता है पर तभी सायो उसे रोक लेती है और कहती है नहीं, मैं रियो को काफी प्यार करती हूँ और मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। सागा कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो इसके बाद अब वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सायो रियो को अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। जिस पर रियो भी खुश हो जाता है और वो उसे कहता है कि अपना भी ख्याल रखना। इसके बाद सायो अब कहती है कि मैं काफी ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी तो तुम भी अपना बेस्ट देना। जिस पर रियो कहते हैं हाँ बिल्कुल, वैसे मुझे काफी खुशी है कि तुम मुझे गुड बाय कहने आई हो, शुक्रिया। जिस पर सायो भी कहती है कि हाँ मैं हिम्मत कर पाई। ऐसा बोलने के बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि हम अगली बार जरूर मिलेंगे। ऐसा बोलने के बाद रियो अब वहाँ से चला जाता है। वहीं सायो उसे खुशी खुशी बाय कर देती है। वहीं सब चीजों को शिन भी छुप कर देख रहा था। अगले सीन में अब हम लोग को उसी बड़े से फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। वो अब वहाँ पर उड़कर जा ही रहा होता है तभी उसे अब बाकी सभी लोग मिल जाते हैं। जिसके बाद रियो भी अब नीचे उतरता है और अब लातिफा उसे देखकर काफी खुश होकर गले लगा लेती है। जिसके बाद रियो भी कहता है कि मैं वापस आ गया, जो सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। अगले सीन में रियो अब सभी लोग के साथ बैठा होता है और कहता है कि मुझे काफी सारा एक्सपीरियंस मिल गया। जो सुनकर लातिफा कहती है कि इसका मतलब तुम्हारे पास एक दादी भी है और कजिन भी है। पर रियो कहते हैं हाँ, और वैसे जब मैंने उन लोग को तुम्हारे बारे में बताया तो वो लोग कह रहे थे कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो लातिफा कहती है कि मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। जिसके बाद वो एल्डर सब रियो से कहते हैं कि तुम अब इस विलेज के अंदर कितने समय तक रह सकते हो? तो रियो कहते हैं शायद से कुछ महीने। जो सुनकर लातिफा उसे कहती है कि क्या तुम फिर से चले जाओगे? जिस पर रियो कहता है हाँ मुझे माफ कर दो, वैसे चिंता मत करो, इस बार मैं काफी जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद वो बूढ़ी दादी माँ रियो से कहती है कि क्या तुम्हें अपने ट्रेवल के दौरान किसी चीज की कमी तो नहीं पड़ी? तो रियो कहता है कि नहीं, कोई सप्लाईज की तो कमी नहीं पड़ी, पर मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी विजडम मुझे दे दो क्योंकि मैं एक ऐसा घर बनाना चाहता हूँ जिससे मैं अपने साथ कहीं भी ले जाऊँ, वो भी स्पेस टाइम कैशे का यूज करके। जो सुनकर अब वो बूढ़े से दादाजी कहते हैं कि ये थॉट तो काफी इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब तुम्हें एक ऐसा घर चाहिए जिसे तुम बिना फाउंडेशन के सेट कर सको, वो भी कहीं पर भी। पर हर बार ग्राउंड को बनाने के लिए शायद से रियो को हर बार स्पिरिट आर्ट यूज करना पड़ेगा। वो लोग अब रियो से कहते चिंता मत करो, हम लोग इस घर को तैयार कर देंगे, तब तक के लिए तुम लातिफा और बाकी सभी लोग के साथ टाइम स्पेंड कर लो। इस पर रियो भी मान जाता है और वो घर वापस आता है जहाँ पर वो बाकी की लड़कियों से बात करता है। वहीं पर वो लड़कियां भी रियो से कहती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे से ग्रो कर चुके हो। जिस पर रियो कहता है मैं तो ग्रो करूंगा ही क्योंकि 2 साल जो बीत चुके हैं। वो लड़की अब रियो से कहती है कि आप इतने बड़े हो चुके हो कि सारा और आलमा आपके अराउंड काफी शर्मा रहे हैं। तो वो लोग भी अब थोड़ा शर्मा रहे होते हैं। वहीं उन लोग की अब नोक झोंक देखकर रियो भी हंसने लगता है और कहता है कि अब तो सही में फील हो रहा है कि मैं घर वापस आ गया। वैसे तुम लोग भी काफी अच्छे से ग्रो कर चुके हो, तुम लोग काफी प्यारे लग रहे हो। ये सुनने के बाद सारा और आलमा शर्मा जाते हैं। इसके बाद रियो अब ओरफिया से भी कहता है कि तुम भी काफी खूबसूरत हो चुकी हो, तुम्हारा ऑरा भी काफी अच्छा हो चुका है। जो सुनकर ओरफिया खुश हो जाती है। तभी लातिफा अब रियो से कहती है कि क्या तुम एक साथ बात लेना चाहोगे मेरे साथ? जो सुनकर सभी लड़कियां शौक हो जाती है और वो रियो से कहती है कि नहीं, ऐसा रियो बिल्कुल भी नहीं करेगा। अलेसी में रियो अब जैसे सोकर उठता है वो देखता है कि उसके साइड में तो एक लड़की सो रही होती है और वो बिना कपड़ों के, जो देखकर रियो को लगता है कि वो ये सब कुछ सपना देख रहा है। पर जैसे वो लड़की अब उसके थोड़ा चिपकने लगती है, रियो अब जल्दी से उठ जाता है और वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहते हैं कि आखिर मैं इस लड़की
लड़की के साथ क्यों सो रहा हूँ। तभी उस लड़की की आंख खुल जाती है, जिसे देखकर रियो थोड़ा सा शर्मा जाता है और साइड में हो जाता है। पर वो लड़की अब अपने कंधे को रियो पर रख लेती है, जो देखकर रियो काफी जोर से चिल्ला देता है। ये देखकर सारा वहाँ पर आ जाती है और कहती है क्या हुआ। बाकी सभी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग अब देखते हैं कि वो लड़की रियो को चिपक रही होती है, जो देखकर अब उन लोगों को कुछ गलत फहमी हो जाती है। वो लोग अब चिल्लाने लगती है, जो देखकर रियो अब उन लोगों को कहने लगता है कि सब कुछ गलत फहमी है, जैसा तुम लोग सोच रहे हो बिल्कुल वैसा नहीं है।